हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन उसका एक रिवीजन करेंगे। और अगर आपको ये रिवीजन पसंद आए, आपको लगे कि हाँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं, तो यूट्यूब पे हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन इंड एस 103 का। इंड एस 103 जो बात करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन पर। बिजनेस कॉम्बिनेशन पर इसकी सारी डिस्कशन होती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मैं एक एक लाइन ना लिखता चले जाऊंगा शॉर्ट में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई साहब बिजनेस क्या होता है। हमने कहा था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मतलब है आपका इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कैपेबल है कि आपका कोई फिनिश गुड्स या फिर आपको कोई सर्विस हम कस्टमर को दे पाए। उन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में इनपुट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, और इनपुट और प्रोसेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास में फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने की या सर्विसेज देने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। एक्चुअल में हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपेबिलिटी है ना, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस मान लिया जाएगा। इनपुट किसको कहते हैं, तो हमने शॉर्ट में अगर बात करें तो इनपुट का मतलब है जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज होते हैं, एसेट्स होती हैं, वो सारे हमारे पास में इनपुट्स होते हैं। प्रोसेस का मतलब है जो भी आपके मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं, कौन सा काम कैसे करना है, कोई भी किसी भी काम को करने का एक आपका प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेसेस कंपनीज में बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होना इसका मतलब है कि हाँ एक भारी भरकम आपका बिजनेस है, ठीक ठाक एक आपका जो है बिजनेस चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज है उन्हीं को हम बिजनेस बोलेंगे। मैंने आपसे बोला था कि भाई साहब एक अगर छोटा सा पान की दुकान लेकर आप बैठे हो तो वहां पर भी आपका इनपुट प्रोसेस वगैरह है और आउटपुट जनरेट करने की कैपेसिटी है, तो वो भी आपका एक बिजनेस माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी शॉप होगी, कोई बड़ा बिल्डिंग में बैठे होंगे लोग, बड़े सारे एम्प्लॉयज होंगे, उसी को हम बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। ये हमने बिजनेस की मीनिंग को समझा था। फिर हमने बात करा था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसमें हमने देखा था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जहां पर आपका एक्वायरर कंट्रोल ऑब्टेन करता है किसी दूसरे बिजनेस पर, तो हम कहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन। कंट्रोल एक्वायर करना किसी दूसरे बिजनेस पर, कंट्रोल एक्वायर करता है ओवर बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन या एनी अदर एंटिटी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं कि ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हम कहते हैं एक्वायरर। एक्वायरर कौन होता है, जो कंट्रोल ऑब्टेन करता है, जिसने भी कंट्रोल ऑब्टेन करा होता है उसको हम बोलते हैं एक्वायरर, ठीक है। और जिसके बिजनेस पर कंट्रोल ऑब्टेन करा होता है उसको हम बोलते हैं एक्वायरी। तो बिजनेस की हमने बात करी है यहां पर। ऐसा नहीं है कि आपका किसी एंटिटी को परचेज करोगे तो ही बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। एंटिटी के किसी सेगमेंट को हमने परचेज कर लिया, वो सेगमेंट अपने आप में अगर बिजनेस था, बिजनेस की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा था, तो वो भी आपका बिजनेस ही माना जाएगा। बात समझ में आती है। उसके बाद में हमने कहा था एक्वायरर वो होता है जो कंट्रोल ऑब्टेन करता है। जरूरी नहीं है कि कंट्रोल ऑब्टेन करने के लिए आपने पीसी दिया ही हो, बिना पीसी दिए भी आप कंट्रोल ऑब्टेन कर सकते हो। इंड एस 103 का अल्टीमेट पर्पस है कि कंट्रोल आपका आ रहा है ना सामने वाले के बिजनेस पे, दैट्स इट। अब आपने कंट्रोल कैसे एक्वायर किया है, पीसी पे कर एक्वायर किया है, सामने वाले को कुछ कैश दिया, सामने वाले को कुछ इक्विटी शेयर दिया, सामने वाले को कुछ और दिया, या फिर उसके पास में बोर्ड अपने उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने लोग बिठा दिए, उस तरीके से आपने कंट्रोल एक्वायर किया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल आ गया ना, 103 लग जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि आपने कंसिडरेशन पे किया हो या ना किया हो। बात समझ में आती है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई साहब अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन प्रूव नहीं हो पाया, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि भाई साहब आपका कंट्रोल नहीं आया किसी बिजनेस पर, तो इसका मतलब बिजनेस पर कंट्रोल नहीं आया तो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, ठीक है। वहां पर इंड एस 103 नहीं लगेगा। आपने एक्वायरर ने कंट्रोल ऑब्टेन किया लेकिन किसी बिजनेस पर नहीं किया, ठीक है। जिस पर कंट्रोल ऑब्टेन किया वो पर्टिकुलर बिजनेस की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो हमने कहा कि आपने एक तरह से कोई असेट परचेज किया है, तो असेट परचेज अगर किया है तो वहां पर ये इंड एस नहीं लगेगा। असेट अगर आपने परचेज किया है तो आप नॉर्मल उस असेट की अकाउंटिंग कर लोगे रिस्पेक्टिव इंड एस के हिसाब से। उसमें 16 लग सकता है, इंड एस 38 लग सकता है, जो भी इंड एस रिस्पेक्टिव लगेगा वो आपका लग जाएगा। वहां पर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद में हमने सबसे मेन पॉइंट पढ़ा था कि भाई साहब आपका जो बिजनेस एक्विजिशन होता है, बिजनेस एक्विजिशन जब होता है तो बिजनेस एक्विजिशन की हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है एक्विजिशन डेट पर। एक्विजिशन डेट पर हमें क्या करना होता है, एक्विजिशन डेट पर हमें सारी की सारी असेट्स
एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर करनी होती हैं, पीसी हमें पे करना होता है, और गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालना होता है। किस दिन निकालना होता है? एक्विजिशन डेट। फिर बात आती है सर एक्विजिशन डेट का क्या मतलब? तो इंडेस कहता है एक्विजिशन डेट का मतलब है कि जिस दिन आपने कंट्रोल ऑब्टेन किया है ना सामने वाले के बिजनेस पर, जिस दिन भी आपने कंट्रोल ऑब्टेन किया है सामने वाले के बिजनेस पर, वो आपकी एक्विजिशन डेट होगी। उसी दिन को आप क्या बोलोगे? एक्विजिशन डेट। और उसी दिन आप सारी एसेट एंड लाइबिलिटीज लोगे और पीसी पे करोगे, गुडविल निकालोगे, कैपिटल रिजर्व निकालोगे, एनसीआई वगैरह जो भी होगा वो अपनी एंट्री में क्रेडिट करोगे। ठीक है, उसी दिन आप सारे काम करते हो। किस दिन करते हो? एक्विजिशन डेट पर। एक्विजिशन डेट क्या होती है? जिस दिन कंट्रोल ऑब्टेन किया। फिर बात आती है सर कंट्रोल किस दिन ऑब्टेन किया? कंट्रोल उस दिन ऑब्टेन करेंगे जिस दिन आपके पास ये तीनों चीजें आ जाए। क्या क्या तीनों चीजें? पावर ओवर इन्वेस्टी, पावर ओवर इन्वेस्टी, दूसरा एबिलिटी टू यूज सच पावर, उस पावर को यूज करने की एबिलिटी भी आपके पास आ गई, पावर भी आ गई, पावर को यूज करने की एबिलिटी भी आपके पास आ गई, और राइट आ गया टू वेरिएबल रिटर्न्स, वेरिएबल रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टी, मतलब एक्वायरी। ठीक है, एक्वायरी को हम क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टी भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो जिस दिन ये तीनों कंडीशंस आपकी पूरी हो गई, उस दिन आप बोलोगे कि आपके पास में क्या आ गई? आपके पास में पावर आ गई है। ठीक है, पावर आ गई है मतलब कंट्रोल आ गया है। पावर ओवर इन्वेस्टी, एबिलिटी टू यूज सच पावर, पावर आ गई लेकिन मैं यूज नहीं कर पा रहा उस पावर को, तो भी इसका मतलब कंट्रोल नहीं आया। पावर भी आ गई, पावर को यूज करने की एबिलिटी भी है मेरे अंदर, और राइट टू वेरिएबल रिटर्न भी आ गया इन्वेस्टी। राइट टू वेरिएबल रिटर्न का मतलब है कि मैं अपनी पावर को यूज करके उसकी जो भी रिटर्न्स आती है, जो वो कमाई करता है, उसको मैं घटा बढ़ा सकता हूं। अपनी पावर को यूज करके कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता हूं जिससे कि मैं सामने वाली कंपनी की रिटर्न्स को घटा बढ़ा सकता हूं, मतलब वेरिएबल रिटर्न्स को ऊपर नीचे कर सकता हूं। ऐसी मेरे पास में पावर है। ठीक है, पावर ओवर इन्वेस्टी का मतलब है कि जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं जिससे आपकी रिटर्न्स अफेक्ट होती हैं सिग्निफिकेंटली, वो काम मैं कर सकता हूं। उन चीजों में दखल देने का मेरे पास में राइट आ गया है। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपका सेल परचेज करना, कोई भी बड़ी बड़ी असेट सेगमेंट को सेल करना, कोई भी बड़े बड़े डिसीजंस लेना कि भाई साहब यहां पे हमें ब्रांच ओपन करनी है, ये वाली ब्रांच हमें बंद कर देना है। इस तरह के बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं, इनको लेने की पावर जो आपकी होती है, वो हम कहते हैं कि भाई साहब ये आपके पास में पावर आ गई है, जहां से आपकी सिग्निफिकेंटली रिटर्न्स अफेक्ट हो सकती हैं जिन पावर्स को यूज करते हुए, जिन एक्शंस को लेकर आपकी जो सिग्निफिकेंट रिटर्न्स हैं वो आपकी वेरी कर सकती हैं। उन चीजों का डिसीजन लेने का अगर आपके पास राइट आ गया तो आप कहते हो कि भाई साहब मेरे पास में पावर है। जैसे इसका मैंने एग्जांपल आपको लिया था कि जैसे मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सीएफओ की पोजीशन पर अगर आ गए, ठीक है, लेकिन आप मान लो सीएफओ की पोजीशन ना लो, आप एक छोटी सी पोस्ट है आपकी, एक ब्रांच में बिठा दिया आपको कि भाई वहां पर आपको सारे अकाउंट्स वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या ये कह सकते हो कि उस ब्रांच में आप जो है 1 लाख रुपए तक की सेल परचेज कर सकते हो। आपको ब्रांच का मैनेजर बना दिया, 1 लाख रुपए तक की सेल परचेज कर सकते हो। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितनी बड़ी कंपनी, उसकी पूरी इंडिया में मान लो 5000 ब्रांचेस हैं। उन 5000 ब्रांचेस में एक छोटी सी ब्रांच है किसी गांव में, उस गांव की एक ब्रांच में आपको बिठा दिया गया और वहां पर आपके पास में राइट आ गया कि आप वहां की कोई भी एसेट बेच सकते हो, कोई भी लाइबिलिटी को अपने हिसाब से मतलब सेटल कर सकते हो, और क्या डिसीजन लेने उस ब्रांच के लिए वो सब आप ले सकते हो। तो क्या आपके पास में पावर आ गई, पावर ओवर इन्वेस्टी आ गया कि आप कह सकते हो कि आपके पास में रिलायंस को कंट्रोल करने की पावर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंट्रोल करने की पावर है? नहीं, क्योंकि आप ये जो छोटे छोटे डिसीजन उस ब्रांच के लिए लोगे ना, उससे पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कोई भी रिटर्न्स पे कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर वहां की उस ब्रांच का बंटाधार भी कर दिया ना, तो बहुत से बहुत क्या होगा, वहां की ब्रांच को बंद करना पड़ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? 5000 ब्रांचेस में से एक ब्रांच खत्म हो गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने कहा भाई साहब आपके पास में पावर होनी चाहिए बहुत सारी रेलिवेंट एक्टिविटीज को अल्टर करने की, कि आप उनको अल्टर कर सकते हो, उनको डिसीजंस को चेंज कर सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो। उन चीजों को हम कहते हैं पावर। ठीक है, और पावर अगर आपके पास में आ गई है और उस पावर को यूज करने की एबिलिटी भी है, और राइट है आपका वेरिएबल रिटर्न्स पर सामने वाली कंपनी की, उसके वेरिएबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे अब। ठीक है, तो उन चीजों के ये तीनों कंडीशंस अगर आपकी पूरी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि आपका कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया। कंट्रोल ऑब्टेन, जिस दिन भी ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई उसी दिन मानेंगे कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया। जिस दिन कंट्रोल ऑब्टेन किया उसी दिन मानेंगे एक्विजिशन डेट आज ही है। जिस दिन एक्विजिशन डेट है उसी दिन हम कहेंगे भाई साहब आपको एक्विजिशन की अकाउंटिंग करनी है। बात समझ में आती है?
अब एक्विजिशन डेट वाले दिन में ना कभी कभी क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है कि भाई साहब शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं आई अभी शेयर बेचने के लिए, तो भाई जब शेयर होल्डर की अप्रूवल आ जाएगी तभी हम मानेंगे कि भाई साहब कंट्रोल आपके पास में आया है। हम कहते हैं कि भाई हमने परचेज कंसिडरेशन तो एक्वायरर ने पे कर दिया है शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरी कंपनी को, लेकिन अभी बोर्ड में हमारे बंदों को शामिल नहीं करा गया है। इसका मतलब आपने पीसी पे कर दिया लेकिन पावर अभी भी नहीं आई उसके ऊपर, ठीक है। तो पावर जब तक नहीं आई इसका मतलब कंट्रोल नहीं आया, कंट्रोल नहीं आया तो आज एक्विजिशन डेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मान लो कोई ऐसा होता है कि भाई साहब ये वाला जो ये एक्विजिशन जो है ये सब्जेक्ट टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल जब आएगी तभी माना जाएगा कि आपने ये कंपनी को खरीद लिया। तो भले ही हमने सारे काम कर लिया, एक्वायरर ने पीसी भी कर लिया, उसके बोर्ड में बैठ भी गया, लेकिन सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल अभी आनी बाकी है। तो जब तक उसकी अप्रूवल नहीं आ जाती तब तक आप ये नहीं कहोगे कि आपके पास कंट्रोल आ गया। भले ही आपने अपनी तसल्ली के लिए सब कुछ कर लिया, पीसी भी दे दिया, आप उनके बोर्ड में जाकर बैठ भी गए, आप सारे काम कर रहे हो, लेकिन वो सारे काम कभी भी नल एंड वॉइड किए जा सकते हैं अगर सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके एक्विजिशन को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप इसको एक्वायर नहीं कर सकते, आप इस पे कंट्रोल एक्वायर नहीं कर सकते। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर ऐसा बोल दिया तो आपका किया हुआ सब कुछ नलीफाइड हो जाएगा। तो इसलिए इंडेस कहता है कि अगर ऐसा कुछ है कि किसी कोई सिग्निफिकेंट अप्रूवल आपके पास में आनी है तो आपने भले ही सब कुछ कर लिया हो, ठीक है, जब तक उसकी अप्रूवल नहीं आ जाएगी तब तक आपका कंट्रोल नहीं माना जाएगा, और जब तक कंट्रोल नहीं माना जाएगा तब तक एक्विजिशन डेट नहीं होगी। एक्विजिशन डेट नहीं होगी तो आपको एंट्रीज आप नहीं कर सकते एक्विजिशन वाली। बात समझ में आती है? चलिए जी, उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई साहब आपका क्या एक्वायरर वो बंदा भी हो सकता है जिसने पीसी ना पे किया हो? हाँ सर वो भी हो सकता है। फिर हमने बात करी थी कि एक्वायरर कौन होता है? एक्वायरर वो होता है जिसने कंट्रोल ऑब्टेन किया होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसने पीसी पे किया हो, ऐसा हो सकता है कि पीसी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पे किया हो। तो देखने में लग रहा है ए एक्वायरर है लेकिन एक्चुअल में बी एक्वायरर है, कि अल्टीमेटली जो शेयर एक्सचेंज हुए ना वो इस तरीके से हुए कि बी लिमिटेड के पास में ए लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर आ गए, मोर देन 50% शेयर आ गए। तो हम कहेंगे भाई साहब पीसी ए ने पे किया है बी के शेयर होल्डर्स को, लेकिन अल्टीमेटली जो कंट्रोल आया वो बी का ए पर आ गया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम रिवर्स एक्विजिशन बोलते हैं। इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी हम समझेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। उसके बाद में हमने क्या बात करी थी? उसके बाद में हमने बात करी थी जर्नल एंट्री की। आइए जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब आया आपका मेन पॉइंट जिसके बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन हम सारी चीजों को समझेंगे। हमने कहा था एक्विजिशन डेट पर जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। टेकन ओवर की जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं? सिंपल है, एक ही एंट्री बड़ी सी पास करेंगे और एक एक आइटम को मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। आप बस ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। जितनी भी एसेट्स है, ऑल एसेट्स स्टेटेड इन बैलेंस शीट ऑफ एक्वायरी कंपनी, इन सबको हम टेकन ओवर कर लेंगे। इन सबको किस पर टेकन ओवर करेंगे? इन सबको फेयर वैल्यू पर हम टेकन ओवर करेंगे। फेयर वैल्यू पर टेकन ओवर करेंगे इफ दे फुलफिल डेफिनेशन ऑफ एसेट। अगर ये एसेट की डेफिनेशन फुलफिल कर रही है तो इनको हम फेयर वैल्यू पर टेकन ओवर कर लेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू किस दिन की? एट एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू। जो एक्विजिशन डेट है उसकी फेयर वैल्यू, जो उसकी उस दिन पर जो भी फेयर वैल्यू है इन एसेट्स की, जो भी एक्वायरी कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रही है, उस डेट की फेयर वैल्यू पर हम टेकन ओवर कर लेंगे। क्या कैरिंग अमाउंट पर टेकन ओवर करने के लिए बोला मैंने? नहीं। कैरिंग अमाउंट पर कब टेकन ओवर करते हैं? जब हमारा कॉमन कंट्रोल का केस होता है, ठीक है सर। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर मान लो कॉमन कंट्रोल का केस है तो हम बुक वैल्यू पर ही टेकन ओवर कर लेते हैं। क्या मैंने आपको इनको टैक्स बेस पर टेकन ओवर करने की बात करी? नहीं, मैंने फेयर वैल्यू पर टेकन ओवर करने की बात करी। फेयर वैल्यू किस दिन की लेनी है? बैलेंस शीट डेट की लेनी है या एक्विजिशन डेट की लेनी है? जो एक्विजिशन डेट है उस दिन की लेनी है। लेट सपोज बैलेंस शीट की डेट दे रखी है हमें 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट में मान लो एसेट्स दिख रही है आपकी 1 करोड़ रुपए की, और उनकी फेयर वैल्यू 31 मार्च वाले दिन 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। लेकिन एक्विजिशन डेट 5 अप्रैल 2025 है, और 5 अप्रैल 2025 वाले दिन हमारी जो बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रही हैं उनकी फेयर वैल्यू 1 करोड़ 30 लाख है। तो आप 1 करोड़ 20 लाख लोगे, 1 करोड़ 30 लाख लोगे? सर हम 1 करोड़ 30 लाख लेंगे, ठीक है। एक्विजिशन डेट वाले दिन जो फेयर वैल्यू है उस पर हम लेंगे। बात समझ में आती है?
चलिए सर, इसके बाद में सर कुछ ऐसी एसेट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी एसेट्स हो सकती है जो आइडेंटिफाइबल है। ऑल आइडेंटिफाइबल एसेट नॉट स्टेटेड इन बैलेंस शीट, जो आपकी आइडेंटिफाइबल एसेट है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है। एसेट तो है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, तो उनको भी क्या करेंगे हम, फेयर वैल्यू पर टेकन ओवर कर लेंगे अगर वो एसेट है प्लस आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, तो उनको हम टेकन ओवर कर लेंगे फेयर वैल्यू पर। बात समझ में आती है। मान लो अगर सामने वाली की एसेट तो है लेकिन वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, सामने वाली के पास में कोई एसेट है जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है लेकिन एक्चुअल में एसेट है लेकिन आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है, तो भी हम टेकन ओवर नहीं करेंगे। अगर मान लो एसेट ही नहीं है तो भी हम टेकन ओवर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, मैंने कहा कि सामने वाली कंपनी के पास में कोई ऐसा पेटेंट है, कोई ऐसा ब्रांड है जो कि आपका एसेट है। ठीक है, एसेट वाली डेफिनेशन फुलफिल करता है, मतलब रिसोर्स है जिस पर एंटिटी का कंट्रोल है। अपने ब्रांड पर तो मेरा कंट्रोल होगा और उस ब्रांड को मैं सेपरेट कर बेच भी सकता हूं। तो इंड एस 38 के हिसाब से आइडेंटिफाइबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि इसको टेकन ओवर कर लो किस पे, फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू किस दिन की, एक्विजिशन डेट की। बात समझ में आती है। और अगर मान लो सामने वाली की एसेट तो है लेकिन आइडेंटिफाइबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सामने वाले ने कुछ रिसर्च की हुई है, उस रिसर्च पर उसका कंट्रोल है लेकिन वो उस रिसर्च को सेपरेट कर बेच नहीं सकता किसी एंटिटी को, किसी और एंटिटी को उस की हुई अपनी रिसर्च को सेपरेट कर बेच नहीं सकता एक्वायरी। तो इसका मतलब वो आपकी आइडेंटिफाइबल नहीं है, एसेट है लेकिन आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो भी नहीं लेंगे। एसेट भी होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल भी होनी चाहिए, तभी उसको हम अपनी एक्विजिशन की एंट्री में टेक ओवर करते हैं। बात समझ में आती है। इसके बाद में हमें सामने वाली एंटिटी से कोई इंडेमनिफिकेशन एसेट भी मिल सकती है। सामने वाली कंपनी के ऊपर उसके कस्टमर्स ने केस किया हुआ था, सूट फाइल किया हुआ था, ये हमने एक क्वेश्चन में किया था, वही एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको ले रहा हूं। ठीक है, तो उस केस के लिए एक्वायरी ने हमें क्या दिया हुआ है, इंडेमनिफिकेशन दिया हुआ है। तो इंडेमनिफिकेशन एसेट भी आप जो है यहां पर ले लोगे, इंडेमनिफिकेशन एसेट भी आप ले लोगे, यहां पर टेकन ओवर कर लोगे। ठीक है, ये किस वैल्यू पर लोगे, ये आप लोगे लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एज्यूम्ड। ठीक है, इंडेमनिफिकेशन एसेट हमने कहा सामने वाली कंपनी ने केस किया हुआ है एक्वायरी के ऊपर। ठीक है, एक्वायरी के ऊपर उसके कस्टमर्स ने केस किया हुआ है। ठीक है, और कस्टमर्स बोल रहे हैं कि भाई साहब 2 करोड़ लो, 2 करोड़ रुपए दो। 2 करोड़ की हमने निकलवाया, फेयर वैल्यू कितनी है, 2 करोड़ की फेयर वैल्यू फॉर एग्जांपल निकल कर आई 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 CR। ठीक है, तो हम लाइबिलिटी कितनी लेंगे, टेकन ओवर करेंगे 1.5 CR की। लेकिन उसके लिए सामने वाली एंटिटी ने हमें इंडेमनिफाई किया हुआ है। उसने कहा भाई साहब जितनी भी लाइबिलिटी आएगी ना, 1 करोड़ तक की अगर लाइबिलिटी आई तो 1 करोड़ तक की लाइबिलिटी हम दे देंगे। तो इंडेमनिफिकेशन एसेट कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का आप इंडेमनिफिकेशन एसेट एज्यूम कर लोगे। और अगर उन्होंने कहा भाई साहब हम जो है आपका इंडेमनिफिकेशन एसेट देंगे 1 करोड़ रुपए। ठीक है, और जो लाइबिलिटी है हमारी 2 करोड़ रुपए कस्टमर्स ने मांगे हैं और हमारी लॉ टीम ने बोला भाई साहब 2 करोड़ रुपए की जगह 70 लाख में सेटल हो जाएगा ये। ठीक है, 70 लाख में सेटल हो जाएगा, तो हम लाइबिलिटी कितनी टेक ओवर करेंगे, 70 लाख रुपए। सिर्फ सूट की जो लाइबिलिटी, पेनल्टी की लाइबिलिटी टेक ओवर करेंगे वो सिर्फ 70 लाख रुपए करेंगे। तो 70 लाख रुपए का लाइबिलिटी टेकन ओवर करा है और मैक्सिमम हमें 1 करोड़ रुपए का इंडेमनिफिकेशन एसेट मिला हुआ है। ठीक है, इंडेमनिफिकेशन की गारंटी मिली हुई है, तो हम 1 करोड़ रुपए पर इंडेमनिफिकेशन एसेट नहीं लेंगे, सिर्फ 70 लाख रुपए पर लेंगे। ठीक है, ये चीज भी हमने समझी थी। इसके अलावा अगर सामने वाली कंपनी ने कोई एसेट रखी हुई थी हेल्ड फॉर सेल, कोई एसेट हेल्ड फॉर सेल रखी हुई थी, हेल्ड फॉर सेल, तो उसको भी हम टेकन ओवर कर लेंगे। लेकिन उसको किस वैल्यू पर टेकन ओवर करेंगे, उसको हम करेंगे फेयर वैल्यू लेस CTS, ना कि फेयर वैल्यू पर। ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि भाई साहब सामने वाली की जो एसेट है अगर उसने हेल्ड फॉर सेल रखी हुई है तो वो इंड एस 105 में आ रही होगी। तो इंड एस 105 क्या कहता है कि उस एसेट को आपको किस पर दिखाना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पर, ना कि फेयर वैल्यू पर। बात समझ में आती है, तो इस वैल्यू पर हम टेकन ओवर कर लेंगे। इसके अलावा लेट सपोज सामने वाली कंपनी के पास में ना कोई स्किल्ड वर्क है, स्किल्ड लेबर है। ठीक है, कोई स्किल्ड लेबर फोर्स है और वो स्किल्ड लेबर फोर्स जो है
उसकी फेयर वैल्यू कुछ भी दे रखी है कि हाँ ये स्किल्ड लेबर फोर्स की फेयर वैल्यू है, तो उसको हम टेकन ओवर नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम टेकन ओवर नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी एसेट की डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि स्किल्ड जो लेबर फोर्स है उसकी स्किल्डनेस पर हमारा कोई कंट्रोल थोड़ी है कि हम उस स्किल को अपने पास ही हमेशा के लिए रख सके। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है उस रिसोर्स पर। तो कंट्रोल नहीं है इसका मतलब असेट ही नहीं है, असेट नहीं है तो आइडेंटिफाइबल असेट का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। और जब आइडेंटिफाइबल असेट ही नहीं है, ना ही असेट है, तो हम उसको टेकन ओवर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो आइडेंटिफाइबल असेट को टेकन ओवर करना होता है और जो भी लाइबिलिटीज होती है उनको टेकन ओवर करना होता है। तो ये तो आपकी एसेट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करती, तो इस वजह से आप इसको टेकन ओवर नहीं करोगे। इसके अलावा कुछ आपके पास में ना एम्प्लॉइज बेनिफिट से रिलेटेड कुछ एसेट हो सकती है इंड एस 19 में जो आता है, जैसे आपका प्लान एसेट वगैरह। ठीक है, प्लान एसेट के लिए भी कहता है भाई साहब फेयर वैल्यू पर नहीं, एज पर इंड एस 19 इसको लेना है। एज पर इंड एस 19 आपको इसको टेक ओवर करना है, जो वैल्यू इंड एस 19 के हिसाब से आती है उस पर ही टेकन ओवर करना है, ना कि फेयर वैल्यू पर। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक्सेप्शन है। और क्या हो सकता है इसके अलावा सर? कॉन्टिंजेंट एसेट हो सकती है सामने वाली की, कॉन्टिंजेंट एसेट्स हो सकती हैं। तो कॉन्टिंजेंट एसेट को भी हमने टेकन ओवर नहीं करना होता है, एसेट को हम टेकन ओवर नहीं करते हैं। कॉन्टिंजेंट एसेट सामने वाली की है तो वो भी आप अपने पास भी कॉन्टिंजेंट एसेट के तौर पर दिखाओगे अपने नोट्स वगैरह में, टेकन ओवर नहीं करोगे, उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे। इसके बाद में बात आती है आपका आरओयू एसेट की, कि आपके पास में इंड एस 116 के हिसाब से जो आपका आरओयू एसेट होता है उसको भी हम टेकन ओवर कर लेते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू पर नहीं, इंड एस 116 के हिसाब से। इंड एस 116 के हिसाब से इसको टेक ओवर करते हैं, ना कि फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू पर आप टेक ओवर नहीं करोगे, इंड एस 116 के हिसाब से इसको टेक ओवर करोगे। इसके बाद में इंड एस 103 एक बात और कहता है कि आप इस आरओयू एसेट को टेक ओवर नहीं करोगे अगर आपका जो लीज पीरियड है, आपका जो लीज पीरियड है वो एंड हो रहा है विद इन 12 मंथ्स। लीज पीरियड एंड्स within 12 months from acquisition date। AD मतलब acquisition date। ठीक है, जहां भी मैं AD लिखूं, क्योंकि बहुत बार लिखूंगा तो AD लिख जाऊं, समझ जाना आपके acquisition date लिखा है। मतलब आपका जो ROU एसेट है, सामने वाली कंपनी का ROU एसेट है, वो उसने तो अपने इंड एस 116 के हिसाब से बनाया होगा, मान लो 5 साल की लीज पर था। ठीक है, 5 साल के लिए उसने ROU एसेट बनाया होगा। अब जब उसकी लीज को 4.5 साल गुजर चुके हैं, मैंने उसकी कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो आज से, जिस दिन मैंने कंपनी को उसकी एक्वायर किया, आज से उसका लीज पीरियड कितना बचा है? सिर्फ आपका कितना? 6 महीने बचा है। इसका मतलब 12 महीने से कम बचा है। तो लीज पीरियड अगर 12 महीने से कम में एंड हो रहा है, 12 महीने से कम तक एंड हो रहा है, तो हम आरओयू एसेट को टेकन ओवर नहीं करेंगे। देन डोंट टेक ओवर आरओयू एसेट। ठीक है, 12 महीने से कम अगर पीरियड बचा हुआ पीरियड एक्विजिशन डेट से 12 महीने से कम है, तो आप आरओयू एसेट को टेकन ओवर नहीं करोगे। ये चीज आपका बोलता है 103। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी वही है, क्योंकि आप इंड एस 116 में क्या कहते हो कि आपकी लीज अगर 12 महीने से कम की लीज है तो वो शॉर्ट टर्म लीज होती है, उस पर आपको आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, वो एग्जामिशन में आप ले लेते हो। तो वही चीज बोलता है कि आपने 4.5 साल के बाद में कंपनी को एक्वायर कर लिया जब लीज करी थी, तो आपके लिए तो अब लीज पीरियड सिर्फ 6 महीने बचा है ना। तो आपके लिए अगर 6 महीने लीज पीरियड है तो ये तो आपके हिसाब से एक्वायरर के व्यू पॉइंट से सोचो शॉर्ट टर्म लीज हो गई, तो दैट्स वाई आप इसकी आरओयू एसेट को टेकन ओवर नहीं करोगे। इसके अलावा आपका और क्या आ सकता है? डेफर टैक्स एसेट आ सकती है। डेफर टैक्स अगर कोई सी आएगी आपकी, कोई भी अगर आएगी, तो वो आपका किस पे टेकन ओवर होगी? इंड एस 12 के हिसाब से टेकन ओवर होगी, फेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, इंड एस 12 के हिसाब से वो टेकन ओवर करेंगे आप। डेफर टैक्स एसेट यहां पर कैसे निकलेगी? डेफर टैक्स एसेट आएगा या लायबिलिटी आएगी, वो कैसे निकलेगी आपकी? जो भी आपका टैक्स बेस है, सामने वाली एक्वायरी कंपनी की एसेट लायबिलिटी का टैक्स बेस है, और कैरिंग अमाउंट क्या मान लेंगे यहां पर हम? फेयर वैल्यू, जिस पर हम टेकन ओवर कर रहे हैं उसको कैरिंग अमाउंट मान लेंगे। उसके बेसिस पर आप क्या निकालोगे? टेम्परेरी डिफरेंस निकालोगे। वो टैक्सेबल भी हो सकता है, डिडक्टेबल भी हो सकता है, जैसे भी आएगा उसके हिसाब से डेफर टैक्स एसेट बन जाएगा या लायबिलिटी बन जाएगी। इस तरह से आपको डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी निकालनी है। और अगर कोई एसेट ऐसी है या कोई लायबिलिटी ऐसी है जिसका टैक्स कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं है, जिसमें ना इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलनी है ना टैक्स लगना है, तो वो आपका क्या होता है? इंड एस 12 के हिसाब से आप उसका डीटीए वगैरह डिटेल नहीं बनाओगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमने उस कंपनी की कुछ लायबिलिटीज वगैरह भी ले रखी होंगी, तो हम जो उस कंपनी की लायबिलिटी लेंगे, ऑल लायबिलिटीज स्टेटेड इन बुक्स,
वो किस पे ले लोगे आप, फेयर वैल्यू पे टेकन ओवर करोगे। ठीक है, कैरिंग अमाउंट पर नहीं करना है, फेयर वैल्यू पर टेकन ओवर करना है। जितनी भी लाइबिलिटीज बुक्स में आ रही हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो बुक्स में आ रहे हैं वो भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सामने वाली कंपनी के ऊपर कोई भी अगर केस किया हुआ है, ठीक है, कस्टमर सूट, कस्टमर ने केस किया हुआ है, कस्टमर सूट की पेनल्टी है, उसको भी आप टेकन ओवर कर लोगे एट फेयर वैल्यू। ठीक है, कोई आपकी अगर इनकम टैक्स की डिमांड है जिसका आपके पास में नोटिस वगैरह आया हुआ है, इनकम टैक्स डिमांड, वो भी आपकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, उसको भी आप फेयर वैल्यू पर टेकन ओवर कर लोगे। ठीक है, अब लेकिन यहां पर ना एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट ध्यान से समझना कि सामने वाले के जो प्रोविजन है वो तो हम ले लेंगे, लेकिन सामने वाले की जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, सामने वाली की जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, वो हो सकता है कि हमें उसकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ही दिखानी पड़े अपने नोट्स में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाली की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमें अपने पास में प्रोविजन के तौर पे बुक्स में दिखाना पड़े। ठीक है, सामने वाली कंपनी की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, सामने वाली कंपनी के कस्टमर्स ने उसके ऊपर केस किया हुआ था। ठीक है, उस केस जो किया हुआ था उसको सामने वाली कंपनी ने कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के तौर पे अपने पास में नोट्स में दिखाया हुआ था। अब बात आती है कि सर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती क्या है और प्रोविजन होता क्या है, मतलब उसका प्रोविजन उसने नहीं बनाया, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के तौर पर दिखाया हुआ था। ठीक है, अपने नोट्स में, बुक्स में कोई लाइबिलिटी नहीं दिख रही थी उस केस की। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि आपको हो सकता है कि उसकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को अपने पास में प्रोविजन के तौर पर दिखाना पड़े। तो यहां पर इंडेस पता है आपसे क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे इंडेस कहता है कि भाई साहब अगर आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है प्लस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस प्रोबेबल है, ठीक है, प्लस अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कैन बी मेजर्ड। ठीक है, अमाउंट मेजर कर सकते हो, आउटफ्लो प्रोबेबल है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये आपका प्रोविजन है। ठीक है, कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है हमारी जिसमें आउटफ्लो होगा ऐसा प्रोबेबल है, और कितना आउटफ्लो होगा उसको, उस अमाउंट को भी हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो हमने कहा ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा प्रोविजन बन जाता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, मतलब तीन में से कोई सी भी एक कंडीशन भी अगर फेल हो गई तो हमारा क्या बन जाता है, वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। फिर वो आपका क्या बन जाएगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इन तीन में से एक भी कंडीशन आपकी अगर फेल हो जाती है तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाती है। अगर मान लो एक्वायरी ने जो प्रोविजन बनाया होगा उसमें डेफिनेटली ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो उसने प्रोविजन बना दिया होगा। इनमें से एक भी अगर फेल हो गई होगी तो उसने उस लायबिलिटी को एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अपनी बैलेंस शीट से बाहर दिखा रखा होगा। अब इंडेस ये कहता है कि उनकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को आप अपने पास में प्रोविजन के तौर पे ले लोगे अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है और अमाउंट मेजर कर सकते हो रिलायबली, भले ही आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल ना हो तब भी आप जो है उसको प्रोविजन बना लो। एक्वायरर के लिए बोला ये चीज कि एक्वायरर आप सामने वाली कंपनी की जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है उनको आप अपने पास प्रोविजन के तौर पे बना लो अगर उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है और अमाउंट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो आप उनकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को प्रोविजन के तौर पे अपने पास में एक्विजिशन की एंट्री में ले लो। लेकिन अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, इन दोनों में से भी अगर कोई सी एक कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है तो आप उनकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के तौर पे अपने पास में एक्विजिशन की एंट्री में ना दिखाते हुए बैलेंस शीट के नोट्स में दिखाओगे। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सामने वाली कंपनी ने ही प्रोविजन दिखा दिया होगा। ठीक है, तो हम अपने पास प्रोविजन के तौर पे ले लेंगे। और अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ऐसी है जो टूट गई है तो सामने वाली कंपनी ने फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के तौर पे दिखा दिया होगा। ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया होगा। लेकिन एक्विजिशन के टाइम पे एक्वायरर के लिए क्या गाइडेंस है इंडेस 103 में, एक्विजिशन के टाइम पे एक्वायरर के लिए गाइडेंस ये है कि भाई साहब आपकी अगर सामने वाली कंपनी की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब पहली वाली कंडीशन और तीसरी वाली कंडीशन मैट हो रही है, दूसरी वाली कंडीशन मैट ना भी हो रही हो तब भी उसको प्रोविजन बना के अपने पास में लायबिलिटी के तौर पर उसको ले लेना, प्रोविजन के तौर पर एक्विजिशन की एंट्री में ले लेना और उस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को अपने पास में प्रोविजन के तौर पर अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाना। बात समझ में आती है?
ये चीज बोलता है। अब मान लो कस्टमर सूट की पेनल्टी थी, ठीक है, मैंने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो होगा ऐसा प्रोबेबल नहीं है, लेकिन अमाउंट हमें मेजरेबल है कि भाई साहब इतना ही जाएगा, मतलब 50 लाख रुपए जा सकते हैं, लेकिन जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी है नहीं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है कि कस्टमर ने केस किया हुआ है, अमाउंट कितना जा सकता है, 50 लाख रुपए जा सकता है, मेजर्ड रिलायबली है, लेकिन हमारे केस में हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अमाउंट जाएगा। तो क्या किया होगा सामने वाली एक्वायरी कंपनी ने उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे दिखा दिया होगा, लेकिन हमें प्रोबेबल होना ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता एक्वायरर को। वो क्या बोलेगा, मेरे लिए तो ये प्रोविजन है, इंड एस 103 के हिसाब से तो ये प्रोविजन है, तो मैं तो इसको प्रोविजन के तौर पे ले लूंगा। अच्छा, मान लो सामने वाली कंपनी ने, मतलब एक्वायरी कंपनी ने कस्टमर के जो सूट की पेनल्टी थी उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में दिखा रखा था, क्योंकि उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो थी कि हाँ केस किया हुआ है, पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन अमाउंट नहीं पता कितना जाएगा। उसने कहा भाई साहब आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होगा, हमें पता है पैसा जाएगा, लेकिन कितना जाएगा वो नहीं पता, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फेल हो गई होगी। तो उसने कहां पर दिखाया होगा, अपने इस कस्टमर सूट पेनल्टी को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में दिखाया होगा। अब बात आती है, मैंने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया, अब अगर मैं एक्वायरर को एक्वायर कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा इसकी जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है कस्टमर सूट पेनल्टी, क्या मैं उसको अपने पास में प्रोविजन दिखा लूं? तो अब आप बताओ दिखा सकते हैं या नहीं? मैं देखूंगा भाई सब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो मैं उसको प्रोविजन के तौर पे दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं। हमारे केस में क्या था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो थी लेकिन ये दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही थी, दूसरी वाली तो मुझे वैसे ही नहीं देखनी थी, तो मैंने कहा इन दो में से क्या दोनों फुलफिल हो रही है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है और अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली है, तो आंसर मिला कि भाई साहब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है लेकिन अमाउंट आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। तो इंड एस कहता आप भी उसकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को आप क्या करो, अपने पास में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पर दिखा लो, ठीक है। ये आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का आपका इंड एस का कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको थोड़ा सा ना डिटेल में बताया, रिपीट भी करा 2-3 बार ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि बस सर उठा के हम ले लेंगे कि जितनी भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है उसकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को अपने पास में प्रोविजन के तौर पर दिखा लेंगे बैलेंस शीट में। ऐसा नहीं है, आंख बंद करके नहीं उठा सकते, चेक करना पड़ेगा कि उसकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मेरे लिए प्रोविजन है या उसकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मेरे लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ही है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा इन 3 कंडीशन के, कौन सी फुलफिल हो रही है कौन सी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। अब ये वाले पॉइंट से रिलेटेड जो भी आपकी वैल्यू आएंगी उससे रिलेटेड अगर मुझे एक्वायरी ने कोई भी इंडेमनिफिकेशन दे रखा है तो उसकी वैल्यू मैंने यहां पर दिखा दी होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने कहां दिखाई होगी, इंडेमनिफिकेशन एसेट में, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू दिखाऊंगा वो नीचे जो हमने फेयर वैल्यू दिखा रखी होगी प्रोविजन की उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लो मैंने यहां पर एंट्री में दिखाया ही नहीं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को एंट्री में ही नहीं दिखाया, ठीक है, तो उस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड अगर मुझे कोई इंडेमनिफिकेशन मिला भी हुआ है ना, इंडेमनिफिकेशन गारंटी मिली भी हुई है, तो मैं ऊपर वाली एंट्री में इंडेमनिफिकेशन को भी 0 अमाउंट पे दिखाऊंगा। जीरो इफ फेयर वैल्यू ऑफ जीरो इफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डज नॉट रिकॉग्नाइज, कि अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ही रिकॉग्नाइज नहीं करी है नीचे तो आप इंडेमनिफिकेशन असेट भी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। बात समझ में आती है, ठीक है सर। तो यहां पर ये तो आपकी बैलेंस शीट वाली लायबिलिटीज थी, ठीक है, और ये आपकी आउट ऑफ बैलेंस शीट, आउट बैलेंस शीट वाली लायबिलिटी थी जो कि लायबिलिटी की डेफिनेशन फुलफिल कर रही थी इंड एस 103 के हिसाब से, तो हमने इसको भी टेकन ओवर कर लिया। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आप पीसी दोगे, सारी नेट एसेट आपने टेकन ओवर कर ली, नेट एसेट टेकन ओवर करने के बाद में आप पीसी दोगे। पीसी में आप क्या क्या दे सकते हो आप बताओ? पीसी में सर हम सीधा हिसाब है, कैश दे सकते हैं जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। कोई हम एसेट दे सकते हैं अपनी, कोई भी हम एसेट दे सकते हैं, जैसे लेट सपोज लैंड। हमने कहा सामने वाली, अच्छा एक्विजिशन कैसे होता है, एक्वायरर कंपनी जाती है किसके पास में, एक्वायरी कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में, उनसे कहती है कि आप हमें अपने शेयर दे दो और बदले में हमसे कुछ पैसे ले लो, कुछ कैश ले लो, हम आपको कैश के साथ साथ लैंड भी दे देंगे, तो उसकी भी फेयर वैल्यू आ जाएगी। हम अपने शेयर दे देंगे, शेयर ऑफ एक्वायरर, ठीक है, एक्वायरर के शेयर दे देंगे, जितने भी नंबर ऑफ शेयर दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरर, ठीक है, वो भी हम फेयर वैल्यू पे कंसिडरेशन दे देंगे, ठीक है। इसमें आपका अगर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम का बाइफिकेशन होगा तो वो कर देंगे, वो मैं मान के चल रहा हूं आपको आता होगा। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम, इसके अलावा सर हम ना डेफर्ड कंसिडरेशन दे सकते हैं। डेफर्ड कंसिडरेशन किस पे देंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू पे।
डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब क्या है, एक तरह से उधार छोड़ दिया। हमने कहा भाई साहब आप 10 लाख रुपए तो अभी ले लो और 20 लाख रुपए हम आपको 1 साल के बाद दे देंगे, अभी है नहीं, ठीक है। तो जो 20 लाख रुपए 1 साल के बाद देंगे उसकी पीवी कर लो, उसकी पीवी पर कहां दिखा लोगे आप, प्रेजेंट वैल्यू पे आप डेफर्ड कंसिडरेशन को अपनी लायबिलिटी के तौर पे दिखा लोगे। इसके अलावा हम सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स को कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी दे देंगे। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी हम किस पे देंगे, फेयर वैल्यू पर देंगे। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का मतलब है जो किसी इवेंट के अकर होने या ना होने पर डिपेंड करेगा। वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो इंडेस ने नहीं बताया। इंडेस ने सिर्फ ये बोला है कि कोई सा भी कंसिडरेशन जो हम देंगे किसी शर्त पर। मान लो मैंने कहा एक्वायरी कंपनी का अगर प्रॉफिट अगले साल में, हम आज इसको खरीद रहे हैं, अगर अगले साल में इसका प्रॉफिट सच अमाउंट से ज्यादा हो गया, 100 करोड़ से अगर एक्सेस कर गया, तो हम आपको 1 साल के बाद में 10 लाख रुपए और देंगे। तो ये 10 लाख रुपए क्या हो गया, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हो गया। अब ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन क्या सर 10 लाख पर दिखाएंगे, नहीं, इस 10 लाख की कुछ फेयर वैल्यू होगी। फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी, फेयर वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन होगी उस पर ही दिखाना है। मतलब अगर हमने कहा कि हम कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी देंगे अगर 1 साल के बाद में इस कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर हो गया, अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो हम शेयर होल्डर्स आपको 1 साल के बाद में 10 लाख रुपए और दे देंगे। ये किसको देंगे हम, एक्वायरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को। अब 10 लाख रुपए पर नहीं दिखाया, उस 10 लाख रुपए की फेयर वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। वो हो सकता है 5 लाख हो, 6 लाख हो, 7 लाख हो, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, वो आपका सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के कि भाई 1 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट चला जाएगा, इस बात के क्या चांसेस है, प्रेजेंट वैल्यू वाला फैक्टर भी कंसीडर करेंगे, प्रोबेबिलिटीज कंसीडर करेंगे, सारा जमा घटा गुणा भाग कर करा के सारा फेयर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वो जो भी आएगी उस पर हम दिखा देंगे, ठीक है। हो सकता है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हमने देने की बात करी हो 1 साल के बाद में 10 लाख रुपए, लेकिन उसकी 10 लाख की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पर फॉर एग्जांपल 8 लाख है या 7 लाख है या 6 लाख है, तो जो भी होगी उस पर हम दिखा देंगे। बात समझ में आती है। इस तरह से हम कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन को दिखाएंगे। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम एसबीपी रिजर्व, एसबीपी रिजर्व प्री कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम फेयर वैल्यू पे नहीं लेंगे, ये हम लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड जो एक्वायरी ने इशू कर रखे थे। ओरिजिनल अवार्ड की फेयर वैल्यू कब, ग्रांट डेट पर या एक्विजिशन डेट पर, एक्विजिशन डेट पर सर, मल्टीप्लाई बाय कितना पीरियड वो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, मतलब एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड, ये डिवाइड करके जो भी अमाउंट आएगा उतनी वैल्यू पर आप क्या करोगे, एसबीपी रिजर्व को किसका पार्ट बना दोगे, पीसी का पार्ट बना दोगे। मतलब यहां पर हम ये कहते हैं कि सामने वाली कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको 5 साल काम करना था तब जाके उनको शेयर्स मिलते, लेकिन एक्विजिशन की डेट तक उन्होंने 2 साल काम कर चुके, ठीक है। 2 साल वो अगर काम कर चुके और मैंने कहा कि मैं अब अपने शेयर दूंगा, एक्वायरर ने बोला कि भाई साहब मैं आपको अपने शेयर दूंगा, एम्प्लॉइज से बोला मैं अपने शेयर दूंगा, एक्वायरी अब नहीं देगी, तो इसका मतलब शेयर देने की जिम्मेदारी एक्वायरर ने ले ली। तो एसबीपी रिजर्व अब किसको बनाना चाहिए, एक्वायरर को बनाना चाहिए। एक्वायरर एसबीपी रिजर्व बनाएगा तो सर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व ये एंट्री पास करनी चाहिए। आपने पीसी का पार्ट क्यों बना दिया, मैंने कहा 5 साल में से 2 साल काम कर चुके हैं वो, तो इसका मतलब जो भी उनको शेयर फ्यूचर में मिलेंगे उसमें से जो उसकी फेयर वैल्यू है उसमें से 2 साल के बराबर की जो फेयर वैल्यू उतने तक के थे वो ऑनर बन चुके हैं ना। 2 साल का तो उन्होंने ऑनरशिप कमा ली, तो 2 साल का जो उन्होंने काम किया उसके बदले के जो शेयर दूंगा 3 साल बाद 4 साल बाद, उस शेयर में कहीं ना कहीं 2 साल के बदले के जो शेयर दिए वो एक तरह से मैंने उनको कंसिडरेशन दिया, परचेज कंसिडरेशन दिया है। तो प्रोपोर्शनेट मालिक बन चुके थे वो 2 साल के, तो 2 साल की जो ओरिजिनल अवार्ड की फेयर वैल्यू है, मान लो लेट सपोज 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपए अगर ओरिजिनल अवार्ड की फेयर वैल्यू है और 2 साल का पीरियड सर्व हो चुका 5 साल में से, तो हम बोलेंगे भाई साहब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो आपका 4,000 रुपए का जो एसबीपी रिजर्व बनाऊंगा वो एक्चुअल में पीसी का ही पार्ट है हमारा, ठीक है। उसको हम पीसी के पार्ट में कंसीडर कर लेंगे, जैसे कि उनसे उनकी ऑनरशिप मैंने ली है उसके बदले शेयर दे रहा हूं ऐसा मानते हुए, क्योंकि उन्होंने 2 साल का तो काम कर लिया ना इस 10,000 में से, 10,000 में से 2 साल का काम कर लिया, तो इसका मतलब 4,000 रुपए के जो फ्यूचर में शेयर इशू करूंगा अगले 3 साल के बाद में, वो लेट सपोज 12,000 रुपए की फेयर वैल्यू होगी उसकी, तो इस 12,000 में से 4,000 रुपए के बदले का जो एसबीपी रिजर्व है जिसके लिए मैं शेयर दूंगा, वो 4,000 रुपए का एसबीपी रिजर्व एक्चुअली मैंने उनको परचेज कंसिडरेशन दिया क्योंकि उनसे उनकी ऑनरशिप खरीदी थी, ठीक है, एक्विजिशन डेट पर, ये मानते हुए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है, इसलिए हम एसबीपी रिजर्व को बनाते हैं। अच्छा, अगर एसबीपी रिजर्व ये तब बनाएंगे हम जब
हम अपने जो शेयर्स हैं, जो हम एक्वायरी के एसबीपी अवार्ड्स है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं एसबीपी अवार्ड्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, मैंने कहा भाई साहब एक्वायरी ने शेयर देने का वादा किया था, एक्वायरी से ही शेयर लेना, मैं कोई शेयर नहीं दूंगा आपको, ठीक है, तो यही अमाउंट हमारा कहां आ जाएगा, यही अमाउंट हमारा आ जाएगा एनसीआई में। क्योंकि जब एक्वायरी उनको शेयर दे देगा 3 साल और काम कराने के बाद, तो वो लोग एनसीआई का पार्ट बन जाएंगे। बात समझ में आती है? तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारा ये एनसीआई का पार्ट बन जाएगा। अमाउंट कैसे निकलेगा? सेम इसी तरीके से अमाउंट निकलेगा। तो इतने अमाउंट को हम बोल देंगे एनसीआई का पार्ट है। और अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो इसी अमाउंट का मैं एसबीपी रिजर्व बना दूंगा। भाई मैं रिप्लेस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं शेयर इशू करूंगा। मैं शेयर इशू करूंगा तो मेरे पास में एसबीपी अवार्ड, एसबीपी रिजर्व क्रिएट होना चाहिए ना, तो एसबीपी रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। और अगर मैं शेयर इशू नहीं करूंगा, मैंने कहा मैं रिप्लेस नहीं कर रहा, एक्वायरी ही आपको, एम्प्लॉय ऑफ एक्वायरी आपको एक्वायरी कंपनी ही शेयर इशू करेगी। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि मुझे कोई एसबीपी रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कभी एक्वायरी कंपनी उनको अपने शेयर्स इशू करेगी फ्यूचर में, तो वो लोग क्या बन जाएंगे? मेरे लिए एनसीआई बन जाएंगे, क्योंकि वो शेयर उनके पास जाएंगे एक्वायरी के, और एक्वायरी के शेयर मेरे अलावा, मतलब एक्वायरर के अलावा जिनके पास भी होते हैं बाकी लोग, वो क्या होते हैं? हमारे एनसीआई होते हैं, ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इस तरीके से आपका एसबीआई बनेगा, एसबीपी रिजर्व बनेगा या फिर एनसीआई बनेगा। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? इसके बाद में सर आ जाता है हमारा एनसीआई। सर एनसीआई कैसे निकलता है? एनसीआई या तो जो है पीएसएनए मेथड से निकलता है। पीएसएनए मेथड से कैसे निकलता है? जो भी आपकी ऊपर नेट एसेट आई है, जो भी आपकी ऊपर नेट एसेट आई है, मतलब जो भी हमारी ग्रॉस एसेट है यहां तक, जो भी हमारी ग्रॉस एसेट है यहां तक। अच्छा, यहां पर ना एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी तो आएगा, टू डीटीएल, मतलब या तो डीटीए आएगा या डीटीएल आएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी दोनों की है, तो मैं दोनों लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में हमेशा दोनों में से कोई सा एक ही आएगा। दोनों आ रहे होंगे तो दोनों को ऑफसेट कर देंगे ना, तो नेट डीटीए आ जाएगा या नेट डीटीएल आ जाएगा। तो मैंने कहा ये जितनी भी हमने असेट ली है माइनस जितनी भी लायबिलिटी ली है यहां तक, ठीक है, इनको नेट कर देंगे तो आपका नेट असेट आ जाएगा। नेट असेट जो भी आएगा, नेट असेट मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंटेज एनसीआई वाले लोगों के पास में है, परसेंटेज ऑफ एनसीआई शेयर्स, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पीएसएनए मेथड से एनसीआई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर आपका फेयर वैल्यू मेथड से भी आप निकाल सकते हो। फेयर वैल्यू मेथड ही आपका प्रीफरेबल है, ये आपका प्रीफरेबल नहीं है पीएसएनए मेथड। फेयर वैल्यू मेथड से कितना निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरी कंपनी, कि एक्वायरी कंपनी का एक शेयर की वैल्यू कितनी है एक्विजिशन डेट पर, उसको नंबर ऑफ शेयर जितने एनसीआई लोग हेल्ड करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा फेयर वैल्यू के मेथड से एनसीआई आ जाएगा, ठीक है। एनसीआई की कैलकुलेशन इस तरीके से आप कर लेंगे। इसके बाद में जो भी डिफरेंस होगा वो या तो आपका जीबीपी आ जाएगा, ठीक है, या फिर अगर डिफरेंस आपका यहां पर आया, डेबिट में आया, तो आपका क्या बन जाएगा? गुडविल, ठीक है, यहां पर गुडविल में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, या फिर जीबीपी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इस गुडविल को हम एमोर्टाइज नहीं करते हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एमोर्टाइज इसको नहीं करते, ये सिर्फ आपकी इंपेयर होगी एज पर इंडेज 36, एज पर इंडेज 36 ये आपकी सिर्फ इंपेयर होगी, एमोर्टाइज नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जीबीपी जब भी हम निकालेंगे तो इंडेस कहता है जीबीपी को आपको देख लेना है। जीबीपी अगर आपका ऐसा आपको लगता है कि आपका रिलायबल है, इंडेस खुद कहता है कि जीबीपी जो है ना आपका बड़ा रेयर केस है, कि रेयर केस में आपका जीबीपी आएगा। इंडेस मान के चलता है जब भी आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हो तो उसमें आपको लॉस ही होता है, लॉस मतलब गुडविल ही आएगी, आपने पैसा एक्स्ट्रा ही दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रॉफिट आ रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है तो आप इसको चेक कर लो कि ये आपका करेक्ट है या नहीं। जीबीपी अगर आपका करेक्ट है, रिलायबल है, तो आप इस जीबीपी को ओसीआई के थ्रू रूट करके कैपिटल रिजर्व में लेकर चले जाओगे। लेकिन अगर आपका जीबीपी रिलायबल आपको नहीं लग रहा, आ तो गया लेकिन रिलायबल नहीं है, तो आप इसको ओसीआई के थ्रू रूट ना करके डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में लेकर चले जाओगे। बात समझ में आती है? ये चीज जीबीपी के लिए इंडेस गाइडलाइंस आपको देता है 103। हालांकि इस चीज पे इतना फोकस करके कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इंडेस में लिखा है तो मैंने आपको बताया है कि इस चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ना आपसे ट्रीटमेंट पूछ ले कि भाई साहब जीबीपी जो आया है ये, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ओसीआई के थ्रू होगा या फिर डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और आप बताओ सर्कमस्टांसेस बताओ कि कब डायरेक्टली जाता है कैपिटल रिजर्व में और कब ओसीआई के थ्रू जाता है, उसके सर्कमस्टांसेस आप बताओ। तो वहां पे आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि एज पर इंडेस ऐसा ऐसा होता है कि रिलायबल होगा तो ओसीआई के थ्रू जाएगा, रिलायबल अगर नहीं है तो डायरेक्ट जो है आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये चीज आपको लिख के आओगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है।
इसके बाद में हमने बात करी थी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। इसके बाद में हमने बात करी थी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। तो मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई साहब आपका एक्विजिशन डेट वाले दिन हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल ना हो, मतलब इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है लेकिन वो आपके पास में अवेलेबल ना हो एक्विजिशन डेट पर, और वो आपको बाद में कभी मिले, तो आप उस इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंटेंजिबल एसेट थी जो एक्विजिशन डेट पर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल पाया कि ऐसी भी कोई इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में तो दिख नहीं रही थी लेकिन इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, मैंने उसको पहचान नहीं पाया, एक्विजिशन डेट वाले दिन मुझे मिली नहीं, तो मैंने उस इंटेंजिबल एसेट को कंसीडर किए बिना एक्विजिशन की एंट्री डाल दी और गुडविल और कैपिटल रिजर्व मैंने निकाल दिया। अब वो इंफॉर्मेशन के भाई साहब हमारे पास एक्विजिशन डेट वाले दिन कोई इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट करती थी, ये मुझे मान लो पता चलती है बाद में कभी। ठीक है, तो अब मैं क्या इस इंटेंजिबल एसेट को दोबारा से उस एक्विजिशन डेट में एडजस्ट कर दूं या नहीं करूं? ठीक है, तो यहां पर इंडेस कहता है, आपसे सिंपल सी बात कहता है, इंडेस कहता है कि साहब अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन थी, कोई इंफॉर्मेशन आपकी एग्जिस्ट करती थी एक्विजिशन डेट पर, ठीक है, और आपको वो पता लगती है विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने से पहले पहले पता चलती है, विद इन 12 मंथ्स विद इन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट से 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपको पता चल जाती है तो आप उसको एडजस्ट कर दोगे एक्विजिशन डेट वाली जर्नल एंट्री में, एक्विजिशन डेट वाली जर्नल एंट्री में आप उसको एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, और अगर आपकी कोई आपकी इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डेट पर एग्जिस्ट करती थी लेकिन आपको वो पता लगती है 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद पता चलती है, तो आप उसको एडजस्ट नहीं करोगे, जर्नल एंट्री जो एक्विजिशन डेट पर है उसको आप अलग से रिकॉग्नाइज करोगे, अलग से आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे पीएल के थ्रू। ठीक है, और अगर मान लो वो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डेट पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है, तो फिर आप उसको एक्विजिशन डेट की जर्नल एंट्री में एडजस्ट करोगे ही नहीं। मतलब सबसे प्राइमरी कंडीशन यह है कि आपकी इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डेट वाले दिन एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपको नहीं मिल पाई वो अलग बात है, एक्विजिशन डेट पर एग्जिस्ट तो करती थी ना, हमने कहा एग्जिस्ट करती थी, हमें वो चीज एक्विजिशन डेट वाले दिन नहीं पता लगी लेकिन 4 महीने के बाद में पता लग गई, मतलब विद इन 12 मंथ्स पता लग गई, तो आप क्या करोगे? उसको एक्विजिशन डेट वाली जर्नल एंट्री में एडजस्ट कर दोगे। कैसे करोगे वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, मान लो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डेट वाले दिन एग्जिस्ट करती थी, मुझे पता चल गई बाद में, लेकिन बाद में कितना, 2 साल के बाद पता चली, मतलब 12 महीने के बाद पता चली, तो मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। और वो इंफॉर्मेशन मान लो तीसरा केस ये है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एक्विजिशन डेट पर, ठीक है, तो आप उसको एडजस्ट करोगे ही नहीं, क्योंकि आपने एक्विजिशन डेट वाले दिन जो एंट्री पास करी वो बिल्कुल सही है। जो एक्विजिशन डेट वाले दिन एग्जिस्ट करती थी चीजें, इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पर मैंने एक्विजिशन डेट पर जनरल एंट्री पास करी। ठीक है, तो इसका मतलब एक्विजिशन डेट वाले दिन जनरल एंट्री जो पास करी उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वहां पर जो मुझसे छुड़ गई हो। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या होगा, ये वाले केसेस में क्या होगा, इन दोनों केसेस में इसका मतलब एक्विजिशन डेट वाली जर्नल एंट्री हमने एक तरह से गलत पास कर दी, कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर एग्जिस्ट करती थी जिसको हमने कंसीडर नहीं किया। तो इंडेस क्या कहता है कि अगर एंट्री गलत पास हो गई तो आप क्या करो, आप एंट्री को रेक्टिफाइड कर दो, लेकिन आप रेक्टिफाइड तभी कर सकते हो जब 12 महीने के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई हो। ठीक है, 12 महीने के बाद इंफॉर्मेशन मिली तो अब आप ये कहो, अरे यार हमसे गलती हो गई थी, एक्विजिशन डेट वाले दिन हमने ये इंफॉर्मेशन मिस कर दी, एग्जिस्ट करती थी इंफॉर्मेशन लेकिन हमने मिस कर दी, तो हम अब पास कर ले, 12 महीने गुजर चुके हैं तो अब आप पास नहीं कर सकते, एंट्री गलत थी वो रहने दो अब उसको। ठीक है, तो ये आपका क्या कहता है, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा आप समझ लो, एग्जाम्पल छोटा सा समझ लो। मान लो एक इंटेंजिबल एसेट थी जो एक्विजिशन डेट पर एग्जिस्ट करती थी, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 10 करोड़। ठीक है, ये मुझे पता ही नहीं चला एक्विजिशन डेट पर ऐसी भी कोई इंटेंजिबल एसेट है जो बैलेंस शीट में तो है लेकिन बैलेंस शीट में तो नहीं है लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। ये वाली बात मुझे पता चली 4 महीने के बाद में, तो मैं क्या करूंगा, 4 महीने के बाद में इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दूंगा। पता है कैसे, मैं इंटेंजिबल एसेट को डेबिट कर दूंगा 10 करोड़ और 2 गुडविल या कैपिटल रिजर्व से मैं इसको एडजस्ट करूंगा। ठीक है, जो भी होगा, गुडविल आया होगा तो गुडविल से, कैपिटल रिजर्व आया होगा तो कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, एक्विजिशन डेट थी, मान लो एक्विजिशन डेट थी 1 अप्रैल। ठीक है, अब सेकंड केस समझो, इंटेंजिबल एसेट अवेलेबल थी 10 करोड़ रुपए की एक्विजिशन डेट पर। ठीक है, मुझे एक्विजिशन डेट पर पता नहीं चल पाई तो मैंने ऊपर वाली एंट्री में इस 10 करोड़ को कंसीडर किए बिना गुडविल कैपिटल निकाल दिया। तो इसका मतलब ऊपर वाली एंट्री में बिना इस 10 करोड़ को कंसीडर किए हुए मैंने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला, तो इसका मतलब गलत आया होगा। और ये इंफॉर्मेशन मुझे पता चली कब, मुझे पता चली 15 महीने के बाद, 15 मंथ्स के बाद में। तो अब मैं इस इंटेंजिबल एसेट को गुडविल के साथ में एडजस्ट
नहीं करूंगा। बात समझ में आती है? अगर 4 महीने 12 महीने से पहले पहले पता चल गई तो करेक्ट कर लो कि भाई पहले किया होता तो क्या होता, पहले किया होता तो इंटेंजिबल एसेट 10 करोड़ रुपए की दिखा देता, डेबिट कर देता। तो हमने कहा अभी तो टाइम है, 12 महीने से पहले पहले पता चल गई बात, तो ठीक है अब डेबिट कर लो। और अगर ये 10 करोड़ रुपए बढ़ा दिया होता तो गुडविल कम आई होती, जितनी आप असेट बढ़ाते हो गुडविल उतनी कम आती है। तो हम क्या करेंगे, असेट बढ़ा देंगे और गुडविल को घटा देंगे, जो भी गुडविल आई होगी उसको घटा देंगे, या फिर जीबीपी होगा तो जीबीपी पे डेबिट कर देंगे। यही चीज लाइबिलिटी के साथ में भी हो सकती है। कोई लाइबिलिटी थी जो हमारी एग्जिस्ट करती थी यहां पर एक्विजिशन डेट पर, और वो हमें पता चल गई 4 महीने के 12 महीने के अंदर अंदर, तो हम क्या करेंगे, वो लाइबिलिटी आपके ले लेंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे अमाउंट से जो भी होगा, और गुडविल या फिर जीबीपी को हम डेबिट कर देंगे। बात समझ में आती है? सेकंड केस मैंने बोला कोई भी इंफॉर्मेशन थी असेट लाइबिलिटी से रिलेटेड, उनकी फेयर वैल्यू से रिलेटेड, जो कि अवेलेबल थी एक्विजिशन डेट पर, ठीक है, एक्विजिशन डेट पर अवेलेबल थी, लेकिन पता चली 12 महीने के बाद में, तो हम फिर ये एंट्री पास नहीं करेंगे, उसको गुडविल कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर मान लो थर्ड केस है, कोई इंफॉर्मेशन थी जो एक्विजिशन डेट पर अवेलेबल ही नहीं थी। 1 अप्रैल 2025 हमारी एक्विजिशन डेट, यहां पर जो भी असेट थी, जो भी लाइबिलिटीज थी वो मैंने टेकन ओवर कर ली, गुडविल निकाल लिया होगा, जीबीपी निकाल लिया होगा। 5 अप्रैल 2025 को कस्टमर ने केस कर दिया और मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई 10 करोड़ रुपए की। तो मुझे आप बताओ, ये 10 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी 5 अप्रैल को आ चुकी थी, मुझे इसके बारे में पता कब चला, मुझे इसके बारे में पता चला 30 मई 2025 को। तो आप मुझे बताओ इस लाइबिलिटी के बारे में क्या मुझे 12 महीने के अंदर अंदर पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। लेकिन क्या ये 10 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी एक्विजिशन डेट वाले दिन एग्जिस्ट करती थी? नहीं, एक्विजिशन डेट वाले दिन तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई केस करा ही नहीं था किसी कस्टमर ने। तो क्या यहां पर जो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकला है क्या वो गलत निकला है? वो तो करेक्ट निकला है भाई, ये वाली इंफॉर्मेशन इस दिन पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो यहां जो मैंने अकाउंटिंग करी, एसेट लाइबिलिटीज ली, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला, वो करेक्ट निकला है। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन ही अगर एग्जिस्ट नहीं करती थी और ये इंफॉर्मेशन 5 अप्रैल को फर्स्ट टाइम रेज हुई, जिसके बारे में मुझे पता चला कब, 30 मई 2025 को, तो इस 10 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटी में बनाऊंगा ना, वो आपका पीएल के थ्रू बनाऊंगा, ना कि गुडविल कैपिटल रिजर्व को एडजस्ट करूंगा जो मैंने इस एंट्री पर निकाला होगा। बात समझ में आती है? मतलब अगर इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डेट पर एग्जिस्ट करती ही नहीं थी तो अब आपको देखना ये नहीं है, तो आपको ये बात देखनी ही नहीं है कि आपको वो आपके नोटिस में 12 महीने से पहले आ गई या बाद में आई हो। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो 12 महीने से पहले भी आई होगी तब भी एडजस्ट नहीं करेंगे, 12 महीने के बाद आई होगी तब भी एडजस्ट नहीं करेंगे। 12 महीने से पहले हमारे पास में नोटिस में आई है या नहीं, ये वाली चीज एप्लीकेबली तब होगी जब वो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट डेट, एक्विजिशन डेट पर एग्जिस्ट करती होगी, तो ही मुझे देखना है। बात समझ में आती है? तो मैंने आपको सारे एग्जांपल लेकर भी बता दिए। इसके अलावा आपका सेपरेट ट्रांजेक्शन्स भी कुछ कुछ हो सकती हैं। इंडेस कहता है कि आपकी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हो सकती हैं जो आपको पीसी से अलावा आपको सेटल करना पड़े। सेपरेट ट्रांजेक्शन, इसके बारे में मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। सेपरेट ट्रांजैक्शन कैसे होगी? मैंने कहा मैं पीसी दूंगा 1 लाख रुपए, ठीक है, पीसी दूंगा 1 लाख रुपए, और ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है, यहां पर क्रेडिटर दिख रहे हैं 10,000 रुपए, और ये क्रेडिटर किसके हैं? ये मुझे बी को पैसे देने थे, बी के में डेटर दिख रहे हैं 10,000। मैंने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया और एक्विजिशन से पहले मैंने बी कंपनी से कुछ सामान परचेज किया होगा जिसकी देनदारी मेरे सर पे थी 10,000 रुपए की, ठीक है। और मैंने कहा भाई साहब 1 लाख रुपए देता हूं और मैंने आपको पूरा एक्वायर कर लिया, अब इस 1 लाख के अलावा मुझे और कुछ नहीं देना, ठीक है। 1 लाख रुपए मैं परचेज कंसिडरेशन देता हूं और आपकी पूरी कंपनी मैंने एक्वायर कर ली। तो इंडेस कहता है ये 1 लाख रुपए पीसी नहीं है, पीसी आपका सिर्फ 90,000 रुपए है, क्योंकि आप अगर बिजनेस एक्विजिशन नहीं भी करते तब भी ये वाली देनदारी तो आप वैसे भी सेटल करते ना। तो इस पीसी में जो आपने 1 लाख रुपए दिए कैश में, तो वो 10,000 रुपए तो वैसे भी देते, तो आपने बिजनेस परचेज करने के लिए तो सिर्फ 90,000 रुपए दिए, ठीक है। तो पीसी आप सिर्फ 90,000 रुपए मानोगे, ना कि 1 लाख। ये चीज इंडेस बोलता है, ठीक है। इसके अलावा सेपरेट ट्रांजेक्शन में एक स्पेशल केस इंडेस अलग से बताता है, री एक्वायर्ड राइट्स का। ये भी आप समझ लो, री एक्वायर्ड राइट्स भी आपके क्या होते हैं? सेपरेटली फ्रॉम द अदर बिजनेस एक्विजिशन का पार्ट नहीं माने जाते, अलग से इनको हम सेपरेटली एक्वायर करते हैं। मतलब री एक्वायर्ड राइट्स का मतलब है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कुछ राइट्स दिए थे, ठीक है। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल आपके आते हैं मैकडोनल्ड वगैरह के, डोमिनोज पिज्जा वगैरह के, ठीक है, इनके एग्जांपल्स आते हैं। मान लो आप डोमिनोज कंपनी ने अपनी फ्रेंचाइजी दी थी बी लिमिटेड को, ए लिमिटेड और डोमिनोज है, ठीक है। ए लिमिटेड क्या है?
पिज्जा हट कह लो, डोमिनोज कह लो, कोई भी कह लो, ठीक है। इसने आपको राइट्स दिया था बी लिमिटेड को, और राइट दिया था इसने 10 साल का, 10 ईयर्स का राइट दिया था, 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू थी। और इसने 5 साल के बाद में, 5 ईयर्स के बाद में, राइट्स देने के 5 साल के बाद में बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। तो बी लिमिटेड कहेगा भाई साहब ये जो आपने राइट मुझे दिए थे ना, इसके पैसे तो अलग से दोगे आप। पीसी अगर मान लो मैंने कहा भाई साहब मैं आपको टोटल पीसी दूंगा 10 लाख रुपए, तो इंडिया सी कहता है इस 10 लाख रुपए को टोटल को पीसी आप मत बोलो, इस 10 लाख रुपए में तो वो रीएक्वायर्ड राइट्स भी होंगे जो आपने वापस से उससे परचेज करे, जो आपने ही उसको दिए थे और अब आप वापस से उससे परचेज कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू आप रीएक्वायर्ड राइट्स के माइनस कर दोगे, जो नेट अमाउंट आएगा वो आपका नेट पीसी माना जाएगा, वो आपका नेट पीसी माना जाएगा। अब रीएक्वायर्ड राइट्स की वैल्यू क्या, रीक्वायर्ड राइट्स का कितना अमाउंट माने, तो कहता है कि आपका एक्विजिशन डेट पर उसकी जो भी फेयर वैल्यू होगी, रीक्वायर्ड जो भी राइट आपने दिए थे उसको, ठीक है, उसकी जो फेयर वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ उस राइट की फेयर वैल्यू होगी एक्विजिशन डेट पर, तो वो फेयर वैल्यू, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अगर कोई क्लॉज है आपके पास में, तो आप कैंसिल कितने अमाउंट पे कर सकते हो, पेनल्टी क्लॉज, ठीक है, पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज लोअर। भाई अगर मैं ये कहता हूं कि मैं आपका फेयर वैल्यू है 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब मैं 5 लाख रुपए बी लिमिटेड को दो और अपना ही राइट जो मैंने उसे बेचा था वो वापस से परचेज कर लूं, ठीक है। या फिर मैं ये कहता हूं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में जो हुआ था मैं कैंसिल कर सकता हूं सिर्फ 2 लाख रुपए देकर। तो मुझे आप बताओ समझदारी क्या कहती है, मैं उसको उससे खरीदूंगा या मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा 2 लाख रुपए देकर, मेरे लिए जो फेवरेबल होगा वो करूंगा जिसमें कम पैसा जाए, तो मैं कहूंगा भाई साहब 2 लाख रुपए देकर मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं। तो इस केस में इंडेस कहता है कि आपने इस 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए तो जो आपने ही राइट दिए थे उनको एक्वायर करने के लिए पैसे दिए, तो आप पीसी सिर्फ 8 लाख मानो, पीसी का अमाउंट सिर्फ आपका 8 लाख रुपए है, ठीक है, पीसी आप 8 लाख मानो। बिजनेस एक्विजिशन की एंट्री में 8 लाख रुपए को पीसी आप मानोगे, 10 लाख से कोई मतलब नहीं है पीसी का, ठीक है, इस तरीके से। और 2 लाख रुपए के जो राइट्स है वो अलग से आप एक्वायर करोगे, कि जैसे आपने रीएक्वायर्ड राइट डेबिट करके और पेमेंट करी 2 लाख रुपए। बात समझ में आती है? इस तरीके से आपको इसकी अकाउंटिंग करनी है। इसके अलावा आपकी कोई एक्विजिशन कॉस्ट हो सकती है, आपकी कोई एक्विजिशन कॉस्ट हो सकती है कि भाई साहब एक्विजिशन करने में हमारी कुछ कॉस्ट आई, भाई इतनी बड़ी कंपनीज खरीद रहे हैं तो बड़े सारे ड्यू डिलीजेंस होते हैं। आपको पता है जब एक कंपनी खरीदी जाती है तो बहुत चेक किया जाता है उसको, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस होता है, टैक्सेशन के हिसाब से ड्यू डिलीजेंस होता है, मार्केट ड्यू डिलीजेंस होता है, लीगल ड्यू डिलीजेंस होता है, वैल्यूएशंस होती है, सारी एसेट लायबिलिटी की कंपनी की वैल्यूएशंस होती हैं, तो वैल्यूअर्स आपका खर्चा आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपका खर्चा आता है। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी बड़े सारे पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं, आप इसको हम कंबाइनली क्या बोलते थे, एक्विजिशन कॉस्ट। तो एक्विजिशन कॉस्ट कभी भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती, ये तो आपका सेपरेटली कॉस्ट है। इसको तो आप क्या करोगे, एक्विजिशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और P&L अकाउंट डेबिट टू एक्विजिशन कॉस्ट। इसका एक्विजिशन वाली ऊपर एंट्री से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आती है? इसके बाद में हो सकता है आपने एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉय कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका शेयर होल्डर वो एम्प्लॉय भी हो, ठीक है, वो शेयर होल्डर तो है ही प्लस एम्प्लॉय भी है वो कंपनी का, ठीक है। तो उसको पीसी के तौर पर शेयर जो उससे खरीदे उसके लिए तो पैसा दिया ही होगा, उसके लिए तो मान लो मैंने पीसी दिया ही होगा, और उससे कहा कि आप इस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में भी आ जाओ अब हमारे, ठीक है, आप ही कंटिन्यू करो, आपको हम एम्प्लॉय के तौर पर भी हायर कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको 10 लाख रुपए और देंगे। तो ये जो 10 लाख रुपए हम उसको दे रहे हैं, तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट का खर्चा है, ना कि परचेज कंसिडरेशन में आप इंक्लूड करोगे इसको आप एम्प्लॉयमेंट का खर्चा दिखाओगे, दैट्स इट। ये आपका परचेज कंसिडरेशन नहीं है सर, लेकिन ये तो हमने शेयर होल्डर को दिया है ना, शेयर होल्डर को दिया है लेकिन उसको एम्प्लॉय की कैपेसिटी में दिया है ना, ये पैसा, ये 10 लाख रुपए उससे उसके शेयर खरीदने के लिए थोड़ी दिया है जो परचेज कंसिडरेशन में आए। ये तो हमने उसको कहा है कि भाई साहब आप काम करो, मतलब आप एम्प्लॉय हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हम इसकी पास करेंगे, ठीक है। तो इसको पीसी का पार्ट आप नहीं बनाओगे। अगर हमने किसी शेयर होल्डर को एम्प्लॉय के तौर पर हायर किया और उसको कुछ पैसे देने की हम बात कर रहे हैं, हाँ, उस शेयर होल्डर से जो शेयर परचेज करे होंगे उसके लिए जो पैसा दिया होगा वो तो हमारा पीसी का पार्ट है। लेकिन उस शेयर होल्डर को अगर हमने एज एन एम्प्लॉय के तौर पर भी हायर कर लिया है और उसके बदले में उसको कुछ पैसे दे रहे हैं, तो वो आपका पीसी का पार्ट नहीं माना जाएगा। बात समझ में आती है? इसके अलावा कभी कभी कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन ऐसा हो सकता है कि जो आपका देखने में लग रहा हो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, लेकिन हो वो डेफर्ड कंसिडरेशन, ठीक है। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हो लेकिन एक्चुअल देखने में लग रहा हो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, लेकिन एक्चुअल में हो डेफर्ड कंसिडरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं 1 ईयर के बाद में, 1 साल के बाद में जो एक्वायरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख और 10% ऑफ एक्सेस प्रॉफिट,
ऑफ एक्वायरी कंपनी ओवर पास्ट 1 ईयर। तो मैंने कहा कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन दूंगा अगर आपका 1 करोड़ से प्रॉफिट एक्सीड हो जाता है, 1 करोड़ से प्रॉफिट आपका अगर एक्सीड हो जाता है तो मैं आपको या तो 10 लाख रुपए दूंगा या फिर 10% ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है, जितना भी आपने पास्ट 1 ईयर में कमाया है उसका एक्सेस प्रॉफिट जो भी होगा उसका 10% दूंगा या फिर 10 लाख रुपए विच एवर इज हायर, इतना पैसा दूंगा मैं आपको। इनमें से जो भी होगा एक्सेस प्रॉफिट का 10% और 10 लाख विच एवर इज हायर। तो आपको नहीं लगता एनी हाउ मुझे मिनिमम 10 लाख तो देने ही देने? ये देखने में ऐसा लग रहा है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? ये आपका डेफर्ड कंसिडरेशन है कि ये तो आपको देना ही देना है। तो इसको आपको डेफर्ड कंसिडरेशन के तौर पर प्रेजेंट वैल्यू पर अपनी एक्विजिशन एंट्री में रिकॉर्ड करना होगा। बात समझ में आती है? इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अगर सामने वाली कंपनी के शेयर्स परचेज कर कंट्रोल एक्वायर किया है, मैंने 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है, लेट सपोज 60% शेयर परचेज कर लिए, 70% शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, शेयर परचेज करके सामने वाली कंपनी पर कंट्रोल एक्वायर किया है तो आपका एनसीआई आएगा। ठीक है, बाकी के जो 30% बचे या 40% बचे वो आपके एनसीआई के लोग हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने सामने वाली कंपनी की एसेट लायबिलिटी को ही टेकन ओवर कर लिया है, एक्चुअल में लिटरली सामने वाली कंपनी की एसेट लायबिलिटी को ही टेक ओवर कर लिया है, कोई शेयर परचेज नहीं करे, एसेट लायबिलिटी ही उसकी परचेज कर ली और सामने वाली कंपनी बंद हो गई, ठीक है, तो उस केस में आपका कोई भी एनसीआई नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज का आपने ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस चीज का है, आपने शेयर्स परचेज कर रहे हैं या फिर सामने वाली कंपनी को अपने साथ में मर्ज किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो हमने कोई पीसी नहीं दिया, पीसी दिए बिना हमने कंट्रोल एक्वायर कर लिया, कैसे? हमने सामने वाली कंपनी के साथ पे एक एग्रीमेंट कर लिया कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे लोग बैठा करेंगे। ठीक है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई साहब बी लिमिटेड में जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ए लिमिटेड के बंदे बैठा करेंगे। तो यहां पर मैंने कुछ पीसी तो पे किया नहीं, ठीक है, ना कोई शेयर परचेज करे, ठीक है, और सामने वाली कंपनी चल भी रही है, तो सामने वाली कंपनी का एक शेयर भी मेरे पास नहीं है, 1% भी, तो 100% शेयर बाहर वाले लोगों के पास में, बाहर वाले मतलब एनसीआई के पास में। सर 100% एनसीआई के पास में, तो ये एनसीआई कैसे है? क्योंकि कंट्रोल मैं कर रहा हूं ना, एनसीआई का मतलब सिर्फ परसेंटेज से ही नहीं है, एनसीआई वो लोग जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यूजुअली कंट्रोल ना कर पाने का रीजन ये होता है कि उनके पास में 50% से कम शेयर होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा सामने वाली कंपनी को मैं थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा हूं, तो यहां पर कोई पीसी तो दिया नहीं, तो यहां पर पीसी कितना हो जाएगा? नील। और यहां पर एनसीआई कितना हो जाएगा? एनसीआई को आप 100% वैल्यू ऑफ सामने वाली कंपनी को आप क्या बोल दोगे? ये एनसीआई है। सामने वाली कंपनी की जो 100% वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपका सामने वाली कंपनी की जो फेयर वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपका इक्वल टू एनसीआई हो जाएगा हमारे केस में, और पीसी हमारा नील आ जाएगा और इसके हिसाब से आप पूरा क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, जो भी हम असेट लायबिलिटीज लेते हैं वो सारी टेक ओवर करेंगे, जो मैंने एक्सेप्शंस बताई वो सारी एक्सेप्शंस सेम वैसी रहेंगी। सिर्फ फर्क क्या आएगा? एनसीआई हमारा 100% वैल्यू को एनसीआई का कह देंगे हम, लेकिन क्योंकि वो आपका 100% होने के बाद भी, 100% शेयर होने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उनको एनसीआई ही बोलेंगे। ठीक है, और पीसी हमारा क्या हो जाएगा? नील, क्योंकि हमने पैसा तो कुछ दिया नहीं, हमने तो बस अपने बंदे बिठा दिए, वहां पे बंदे बिठा दिए, उस तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं सामने वाली एंटिटी को। इसके अलावा अगला टॉपिक था हमारा रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन में क्या था? रिवर्स एक्विजिशन का मतलब है कि जहां पर देखने में लग रहा हो कि एक्वायरर ए एक्वायरर है और बी एक्वायरी है, मतलब मैंने कहा ए लिमिटेड ने शेयर इशूड करे टू शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड ने शेयर्स इशू करे कुछ शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, तो देखने में क्या लग रहा है? ये एक्वायरर है और ये एक्वायरी है, लेकिन एक्चुअल में इस ट्रांजैक्शन को कर देने के बाद में एक्चुअल में हुआ क्या? बी लिमिटेड ने कंट्रोल एक्वायर कर लिया ए लिमिटेड पर, कुछ ऐसा हुआ कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड पर कंट्रोल एक्वायर कर लिया। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स एक्विजिशन कहते हैं, कि जहां पर जिसने पीसी पे किया होता है वो एक्वायरी बन जाता है, ठीक है, और जिसको पीसी पे किया गया होता है उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? एक्वायरर कह देते हैं। मतलब जहां पर कंट्रोल रिवर्स तरीके से आता है कि एक्चुअल में तो इसने इसके शेयर खरीदे हैं, ए ने बी लिमिटेड के शेयर खरीदे, तो देखने में ऐसा लगना चाहिए कि ए बी लिमिटेड के शेयर ए लिमिटेड के पास है, तो बी लिमिटेड पर ए लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा?
जब आप फाइनल, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, वहां पर आप क्या देखोगे कि बी लिमिटेड कंट्रोल कर पा रहा है ए लिमिटेड को, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं रिवर्स एक्विजिशन। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते, छोटा सा एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा यह है ए लिमिटेड, इसके जो भी शेयर होल्डर्स थे उनके पास में 30,000 शेयर्स थे। यह है बी लिमिटेड, इसके जो भी शेयर्स हैं वो है 60,000, ठीक है। ए गया बी के पास, बी के शेयर होल्डर्स के पास, बी के शेयर होल्डर्स के पास गई ए लिमिटेड। उसने कहा तुम्हारे पास ये जो 60,000 शेयर है ना, ये तुम मुझे दे दो, ये तुम मुझे दे दो और मैं बी लिमिटेड को कंट्रोल करूंगा। इन्होंने पूछा बदले में क्या दोगे हमें? इसने कहा बदले में जितने भी तुम्हारे शेयर ले रहे हैं ना हम 60,000, तुम्हें अपने 2.5 शेयर दे देंगे फॉर 1 शेयर, तुम्हारे एक के बदले अपने 2.5 शेयर दे देंगे। तो आप मुझे बताओ ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर इशू करेगी? अपने। ए लिमिटेड इशू करेगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा आपका 1.5 लाख। 1.5 लाख ही आएगा ना, ये 1.5 लाख शेयर। तो आप मुझे बताओ ए लिमिटेड की रिवाइज शेयर होल्डिंग कैसी दिखेगी? सर ए लिमिटेड की रिवाइज शेयर होल्डिंग दिखेगी, शेयर होल्डर्स ए के जो शेयर होल्डर्स ओरिजिनल थे वो लोग तो कितना शेयर एक्वायर करे बैठे हैं? 30,000। और इसी कंपनी के जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर आ गए ए लिमिटेड के? 1.5 लाख। तो आप मुझे बताओ 1,80,000 शेयर्स में से इनके पास कितने परसेंट है? 30,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, इनके पास 17% हो गए लगभग, ठीक है। और 1,50,000 डिवाइड बाय 1,80,000, इनके पास कितने हो गए? 83%। तो आप मुझे बताओ ए लिमिटेड को कौन कंट्रोल कर रहा है? शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड ए को कंट्रोल कर रहे हैं, और ए किसको कंट्रोल कर रहा है? बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है। तो आज भी अल्टीमेटली बी लिमिटेड के शेयर होल्डर बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहे हैं। यही वाले लोग, यही वाले शेयर होल्डर पहले भी बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या? अब बी लिमिटेड के शेयर होल्डर ए लिमिटेड को भी कंट्रोल करने लगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंड एस इस चीज को कहता है कि एक तरह से बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर लिया, क्योंकि अब ए लिमिटेड क्या करेगी? ए लिमिटेड वही करेगी जो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स कहेंगे, ठीक है। तो भले ही देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर लिया, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल एक्वायर किया है। ये आपका कौन सा केस है? ये आपका रिवर्स एक्विजिशन है, ठीक है। तो इस केस में सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं, बिल्कुल सेम रहती हैं सारी चीजें। वही सारी असेट जो है हम टेकन ओवर करेंगे, नेट असेट, जीबीपी निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। बस यहाँ पे पीसी का मसला आता है कि पीसी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पीसी का मतलब होता है कि भाई साहब एक्वायरर ने, अब यहां पर ये जो बी लिमिटेड है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका अकाउंटिंग एक्वायरर। अकाउंटिंग एक्वायरर मतलब इंडेस के हिसाब से कौन एक्वायरर है? लीगली तो जो आपका लीगली एक्वायरर है वो तो ए लिमिटेड है, कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर परचेज करें, तो लॉ के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज किया, तो ए लिमिटेड एक्वायरर, बी लिमिटेड एक्वायरी। लेकिन इंड एस 103 कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखो कि किसने किसके ऊपर कंट्रोल एक्वायर करा है। शेयर इशू करने से क्या होता है? अल्टीमेटली शेयर इशू करने का पर्पस क्या होता है? शेयर खरीदने का पर्पस क्या होता है? शेयर खरीदने का पर्पस होता है कि सामने वाली कंपनी पर कंट्रोल आ गया तो आप एक्वायरर बन जाते हो। लेकिन अगर शेयर खरीदने के बाद भी आपका सामने वाली कंपनी पर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो आप एक्वायरर नहीं हो, ठीक है। अगर सामने वाली कंपनी पर आपका कंट्रोल नहीं आया बल्कि आपका कंट्रोल आ गया सामने वाली कंपनी के पास में, ठीक है, तो जिसके ऊपर पास कंट्रोल आता है वही एक्वायरर होता है। तो बी लिमिटेड कौन हो जाएगा? अकाउंटिंग एक्वायरर। और ए लिमिटेड कौन हो जाएगा? अकाउंटिंग एक्वायरी। और ए लिमिटेड कौन बन जाएगा? लीगल एक्वायरर। और बी लिमिटेड कौन बन जाएगा? लीगल एक्वायरी। लेकिन ए बी लिमिटेड अकाउंटिंग एक्वायरर है, ठीक है। तो इंडेस ये कहता है कि हमें मतलब नहीं है कि किसने किसको खरीदा, हमने तो देखा भाई साहब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल एक्वायर करा, तो बी लिमिटेड करेगी अकाउंटिंग, बी लिमिटेड करेगी इंडेस 103 के हिसाब से अकाउंटिंग। कौन करेगा? बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट में ए लिमिटेड की सारी एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर करेगी एट फेयर वैल्यू, और बी लिमिटेड ही गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालेगी। और बी लिमिटेड अगर पीसी देती, एक्चुअल में तो दिया नहीं है, एक्चुअल में तो पीसी किसने दिया है? ए लिमिटेड ने, क्योंकि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर परचेज करे, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर परचेज करे और परचेज कंसिडरेशन दिया। लेकिन इंडेस ही कहता है कि बी लिमिटेड
एक्वायरर है तो बी लिमिटेड ही तो दिया होगा पीसी, बी लिमिटेड ने पीसी दिया होगा। तो इंडेस कहता है इमेजिनरी पीसी निकालो यहां पर कि भाई साहब बी लिमिटेड अगर ए लिमिटेड को एक्वायर करती सीधे तरीके से कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड के शेयर एक्वायर करती और ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पैसा देती तो कितना देती, बस वो आपका पीसी हो जाएगा। मतलब इमेजिनरी सिचुएशन कि अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड के जितने शेयर्स हैं वो सारे के सारे एक्वायर करती तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देती या कितने शेयर्स इशू करती। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, परचेज कंसिडरेशन आप मान लेते हो। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यहां पर ए लिमिटेड की जो भी फेयर वैल्यू है पूरी कंपनी की उसको डिवाइड कर दो बी लिमिटेड का फेयर वैल्यू ऑफ शेयर पर शेयर, उससे डिवाइड कर दो आप कि बी लिमिटेड की शेयर की जो फेयर वैल्यू उससे डिवाइड कर दो, आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। कि अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड को एक्वायर करने जाती है और ए लिमिटेड के शेयर होल्डर से कहती कि ए लिमिटेड के शेयर होल्डर आप हमें अपने शेयर दे दो, हम आपको अपने शेयर दे देते हैं, बी लिमिटेड के शेयर इशू कर देते हैं, तो कितने शेयर देती, तो वो कहती भाई साहब ए लिमिटेड की जो भी फेयर वैल्यू है डिवाइड कर दो मेरा फेयर वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड शेयर। ठीक है, उससे डिवाइड कर देती और उतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर देती। बात समझ में आती है? इस तरीके से रिवर्स एक्विजिशन में केस चलता है और उसके बाद में आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। जर्नल एंट्री पास करके आप बी लिमिटेड की बुक्स में अकाउंटिंग कर दोगे, बी लिमिटेड की अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज और कैपिटल सारी बुक वैल्यू पे कॉपी पेस्ट कर दोगे और ए लिमिटेड की सारा जर्नल एंट्री जो पास करी होगी उस जर्नल एंट्री का इफेक्ट दे दोगे, आप बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट पर नाम लिख देना बस ए लिमिटेड, क्योंकि लीगली तो ए लिमिटेड एक्वायरर है ना, तो बस नाम ए लिमिटेड कर देना। अंदर की जो फिगर्स आ रही होंगी बैलेंस शीट में जो अकाउंटिंग हुई होगी वो ये मानकर हुई होगी जैसे कि बी लिमिटेड ने ए को एक्वायर किया है, बस नाम ऊपर ये लिख देना कि जैसे ए लिमिटेड ने बी को एक्वायर किया है, बैलेंस शीट बन जाएगी ए लिमिटेड की। बात समझ में आती है? सिर्फ इतना आपको करना है। इसके अलावा एक पॉइंट और था जो मैंने आपका मिस कर दिया ऊपर वाली एंट्री में। यहां पर पीसी में ये जो हमने पीसी दिया है, ठीक है, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने वन शॉट पे इन्वेस्टमेंट ना करी हो। मैंने कंट्रोल तो आज एक्वायर किया, मैंने पहले ही 15% शेयर परचेज कर रखे थे पहले, कभी तो पहले तो कंट्रोल आया नहीं होगा, वो मेरी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होगी। आज मैंने 45% शेयर और एक्वायर कर लिए तो आज मेरे पास में कंट्रोल आ गया। तो 45% शेयर एक्वायर करने के लिए तो मैंने कहा ये सब चीजें 45% शेयर एक्वायर करने के लिए दी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी भी जो 15% दे रखा है, शेयर परचेज कर रखे हैं, उसके लिए जो पैसा दिया होगा ना वो भी मेरा कहीं ना कहीं क्या होगा, वो भी मेरा पीसी का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट को भी फेयर वैल्यू पर ले लेंगे, प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट को भी फेयर वैल्यू पर हम टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, उसको प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट मान लो 10 लाख रुपए की थी, जब मैंने खरीदी थी 10 लाख की थी, आज की डेट में उसकी फेयर वैल्यू मतलब जिस दिन मैंने फर्दर 45% शेयर एक्वायर करे उस दिन मेरे पास में कंट्रोल आया मतलब एक्विजिशन डेट आई, तो एक्विजिशन डेट पर जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट 15% करी हुई थी उसकी फेयर वैल्यू कितनी है वो भी आप यहीं पर पीसी के साथ में टेकन ओवर, पीसी के साथ में क्रेडिट कर दोगे। बात समझ में आती है? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। मतलब आप ये कहोगे भाई साहब मैंने पास में पूरा 60% शेयर परचेज कर मैंने कंट्रोल एक्वायर किया, तो जो मैंने पहले 15% लगा रखे थे वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल एक्वायर करने में ही यूज हुए। बात समझ में आती है? ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने फर्दर रीमेजरमेंट की बात करी थी कि ऐसा हो सकता है कि हमने कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन के तौर पर हमने शेयर देने की बात करी हो कि अगर ये टारगेट पूरा हो गया तो हम आपको 2 लाख शेयर देंगे, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कोई शेयर नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर हमारा जो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन में है वो शेयर फिक्स है, तो अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर देने की हम बात करते हैं तो ये इंड एस 109 के हिसाब से एक इक्विटी माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये टारगेट आपका पूरा हो गया, मतलब टारगेट हिट कर दिया, कोई भी कंडीशन है वो पूरी हो गई, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, जो भी हमने कंडीशन रखी हो, प्रॉफिट के बढ़ने की, रेवेन्यू के बढ़ने की, कॉस्ट के घटने की, वो अगर फुलफिल हो गई तो हम आपको 10 लाख रुपए की बराबर के, 10 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर के शेयर दे देंगे। ठीक है, हमने ऐसा बोला कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन के तौर पे कि अगर 1 साल के बाद में हमारा प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए हिट कर गया तो हम आपको 10 लाख रुपए की बराबर की वैल्यू के शेयर दे देंगे। तो यहां पर 10 लाख रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, नंबर ऑफ शेयर कितने देने वो पता नहीं, वो वेरिएबल है कि जितने भी शेयर का प्राइस होगा उससे उसके हिसाब से कंसीडर करते हुए 10 लाख को डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो यहां पर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देने की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाती है
इंड एस 109 के हिसाब से। और इंड एस 109 कहता है कि अगर आपका इक्विटी है तो आप उसको फर्दर बैलेंस शीट डेट पर रीमेजर नहीं करोगे, लेकिन आप अगर आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो उसको आप हर बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू पर रीमेजर करोगे। ठीक है, एक ही वाला पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था आपका कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन। कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन, तो यहां पर हमने बोला था कि भाई साहब कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन का मतलब है जैसे मान लो ए लिमिटेड की 100% सब्सिडरी है बी लिमिटेड, और ए लिमिटेड की एक और 100% सब्सिडरी है सी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड को खरीद लिया ए लिमिटेड से, तो रिवाइज कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करता है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या ये बोला जाए कि बी लिमिटेड ने कंट्रोल एक्वायर कर लिया सी लिमिटेड पर? आप कहोगे हाँ सर ऐसे बोलेंगे। मैं कहता हूं कि बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल एक्वायर नहीं करा, सी लिमिटेड को अभी भी ए लिमिटेड ही कंट्रोल करता है। तो यहां पर जो बी ने सी को परचेज किया, ये आपका कहता है कि ये आपका एक तरह से एक्विजिशन नहीं है, ये कोई एक्विजिशन नहीं है, कुछ एक्वायर ही नहीं करा बी लिमिटेड ने। इंड एस 103 वाले जो एक्विजिशन मेथड है जिसके बेसिस पे मैंने ऊपर आपको एंट्री पास करके दिखाई, वो कब लगता है? जब आपने कोई बिजनेस को एक्वायर किया हो, किसी के बिजनेस पर कंट्रोल एक्वायर किया हो, तो हम यहां पर कहेंगे बी लिमिटेड तुमने सी लिमिटेड के ऊपर कोई कंट्रोल एक्वायर नहीं किया, क्योंकि तुम खुद ए के कंट्रोल में हो। बात समझ में आती है? तुम्हें खुद ए कंट्रोल करता है, तो ए तुम्हें कंट्रोल करता है और तुम सी को कंट्रोल करते हो। अगर मान लो तुम सी से कराना चाहोगे सी ये वाला एसेट बेच दे, लेकिन ए चाह रहा है सी ए कहेगा कि भाई साहब ये एसेट नहीं बेचना, तो क्योंकि तुम ए के कंट्रोल में हो तो अल्टीमेटली सी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल तो है ही नहीं ना बी। तो बी तुमने जब सी के ऊपर कंट्रोल ही एक्वायर नहीं करा क्योंकि तुम खुद ए के कंट्रोल में हो, तो अल्टीमेटली ए ही सी को कंट्रोल अब भी कर रहा है, भले ही तुमने ए से सी को खरीद लिया हो। ठीक है, ये कौन कह रहा है? इंड एस कह रहा है बी से कि बी तुमने भले ही सी को खरीद लिया हो ए लिमिटेड से, लेकिन इस सी लिमिटेड को अभी भी अल्टीमेटली कंट्रोल ए ही कर रहा है। तुमने कोई कंट्रोल ही एक्वायर नहीं करा जो तुम बिजनेस एक्विजिशन की अकाउंटिंग करो। बिजनेस एक्विजिशन की अकाउंटिंग कब करते हैं? जब आप कंट्रोल एक्वायर करते हो सामने वाले एंटिटी पर, तो आप एक्विजिशन मेथड लगाते हो और बिजनेस एक्विजिशन की अकाउंटिंग करते हो। तो इंड एस कहता है कि यहां पर एक्विजिशन मेथड नहीं लगेगा, मतलब जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज है, हमने कहा था भाई साहब फेयर वैल्यू पे लेनी है, फेयर वैल्यू पे मत लेना। सी की एसेट एंड लायबिलिटीज बी किस पर लेगा? बुक वैल्यू पर लेगा। ठीक है, और जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो चाहे डेबिट में डिफरेंस आए चाहे क्रेडिट में डिफरेंस आए, वो आप किस पर लोगे? वो आप कैपिटल रिजर्व ही दिखाओगे, मतलब गुडविल आप नहीं दिखा सकते अपने आप से, अपने आप को अपने आप से खरीद के ग्रुप में ही आपने गुडविल दिखा दोगे। तो इंड एस कहता है ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? यहां पर डेबिट में भी डिफरेंस आएगा तो उसको गुडविल मत बोलना, कैपिटल रिजर्व ही बोलना, और क्रेडिट वाले को तो बोल दे ही कैपिटल रिजर्व हो। ठीक है, तो ये आपका क्या बोलता है? ये आपका कहता है कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाना है, तो इस तरीके से आपको कॉमन कंट्रोल के केस में अकाउंटिंग करनी होती है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये जरूरी नहीं ऐसा ही आएगा, ये कैसा भी आ जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या जो हमने ये ट्रांजैक्शन करी, इस ट्रांजैक्शन के बाद में सी का कंट्रोलर चेंज हो गया, कि सी को पहले जो कंट्रोल कर रहा था वो अब नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। अगर ऐसा है तब तो ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन नहीं है, तब तो नॉर्मल एक्विजिशन है। लेकिन अगर ये सारा ट्रांजैक्शन करने के बाद में, ये सारा ट्रांजैक्शन करने के बाद में आप ये पाओ कि भाई साहब इस सी के ऊपर पहले भी वो अब भी वही बंदा कंट्रोल कर रहा है अल्टीमेटली जो पहले कर रहा था, तो इसका मतलब ये कॉमन कंट्रोल का केस है। ठीक है, अब मान लो एक और केस ले ले जिसमें कॉमन कंट्रोल नहीं बनेगा। ए लिमिटेड की दो सब्सिडरी बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, ये भी इसकी 100% सब्सिडरी, ये भी इसकी 100% सब्सिडरी। मैंने सी लिमिटेड को डी लिमिटेड को बेच दिया, डी लिमिटेड ने ए लिमिटेड से सी लिमिटेड को खरीद लिया, और ए लिमिटेड डी लिमिटेड को कंट्रोल नहीं करता, ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है कोई, वो आई और सी लिमिटेड को खरीद के ले गई ए लिमिटेड से। अब मुझे बताओ कि सी लिमिटेड को पहले कौन कंट्रोल करता था? ए लिमिटेड। लेकिन अब जब इसके 100% शेयर जो कि अब तक ए लिमिटेड के पास थे, वो अब किसके पास आ गए? 100% शेयर डी लिमिटेड के पास आ गए, या मैं कहूं 50% से ज्यादा आ गए। ठीक है, तो अब तो डी लिमिटेड कंट्रोल करेगा ना सी लिमिटेड को, तो इसका मतलब पहले कंट्रोलर ए था अब डी है, तो इसका मतलब कंट्रोलर इस ट्रांजैक्शन के बाद में, सेल परचेज होने के बाद में, कंपनी का बिकने के बाद में कंट्रोलर चेंज हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर आपका कॉमन कंट्रोल का केस नहीं है, ये नॉर्मल केस है, तो यहां पर आप एक्विजिशन मेथड लगाओगे जो हमने ऊपर आपको बताया है। ठीक है, जो बेसिकली मेथड है इंड एस 103 का बाय डिफॉल्ट मेथड तो एक्विजिशन ही है। ये तो आपका कॉमन कंट्रोल के केस में वो कहता है एक्विजिशन नहीं हुआ ना कुछ भी, आपने कंट्रोल एक्वायर ही नहीं करा, कंट्रोल तो अभी भी किसी और के पास है,
तो आप एक्विजिशन मेथड नहीं लगा सकते। बात समझ में आती है? तो ये चीजों को आपको समझना है। ये कॉमन कंट्रोल का ट्रांजैक्शन का केस है। ये कैसा भी पेचीदा हो सकता है, कुछ भी घुमावदार हो सकता है। कुल मिलाकर आपको क्या देखना है, क्रक्स का की पॉइंट क्या है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद, कंपनी सेल परचेज कर लेने के बाद में, शेयर सेल परचेज कर लेने के बाद में, क्या अब भी वही बंदा आपको कंट्रोल कर रहा है अल्टीमेटली जो पहले कर रहा था, अल्टीमेटली अब भी वही कर रहा है? अगर ऐसा है तो कॉमन कंट्रोल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट ये है कि भाई साहब आपको यहां पर जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज है वो सारी बुक वैल्यू पर लेनी होंगी। मतलब अगर ऊपर वाली की बात करूं कि बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड को शेयर परचेज कर लिए, तो अब सी लिमिटेड की बुक वैल्यू जो भी दिख रही होगी एसेट लायबिलिटी की, उसी पर टेक ओवर करेगा बी लिमिटेड, ना कि फेयर वैल्यू पर। ठीक है, ये इसका की पॉइंट है। कोई भी फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। इसके अलावा डीमर्जर भी हो सकता है आपका, कि डीमर्जर हो रहा हो, तो डीमर्जर भी आपका कॉमन कंट्रोल का केस हो सकता है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है एंटरप्राइज लिमिटेड वाला, उसमें क्या है, एंटरप्राइज लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास में 2 डिवीजन है, लैपटॉप डिवीजन और एक है आपका मोबाइल डिवीजन। उसने कहा मोबाइल डिवीजन मेरी लॉस में चल रही है और इसको मैंने सेल कर दिया टर्न अराउंड लिमिटेड को। टर्न अराउंड लिमिटेड था, पता नहीं टर्नओवर लिमिटेड था, टर्न अराउंड लिमिटेड को हमने सेल कर दिया। ठीक है, और टर्न अराउंड लिमिटेड ने एंटरप्राइज लिमिटेड का जो डिवीजन था मोबाइल डिवीजन, इसकी सारी एसेट एंड लायबिलिटीज ले ली। बदले में टर्न अराउंड लिमिटेड ने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, किसको? एंटरप्राइज लिमिटेड के ऑनर्स को। ठीक है, इसका मतलब एंटरप्राइज लिमिटेड के ऑनर्स को अगर टर्न अराउंड लिमिटेड ने अपने शेयर इशू कर दिए, तो ऑनर्स ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड, इन्हीं ऑनर्स का टर्न अराउंड लिमिटेड के पास भी टर्न अराउंड लिमिटेड का कंट्रोल किसके पास आ गया? एंटरप्राइज लिमिटेड के ऑनर के पास में। ठीक है, और एंटरप्राइज लिमिटेड के ऑनर के पास में एंटरप्राइज लिमिटेड का कंट्रोल भी था। ठीक है, तो ये जो ऑनर है और एंटरप्राइज लिमिटेड के, ये एंटरप्राइज लिमिटेड को पहले भी कंट्रोल करते थे। एंटरप्राइज लिमिटेड को अगर कंट्रोल करते थे तो एंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर जो मोबाइल डिवीजन आता था इसको भी कंट्रोल करते थे। अब ये मोबाइल डिवीजन उठकर किसके पास चला गया? टर्न अराउंड लिमिटेड के पास में चला गया। और ये मोबाइल डिवीजन एज्यूम करो कि ये एक बिजनेस है, इंडेस 103 के हिसाब से बिजनेस है। ये मोबाइल डिवीजन एक बिजनेस है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कैपेबल है कि फिनिश गुड जनरेट कर सकती है, इनकम जनरेट कर सकती है। तो ये बिजनेस है। इसका मतलब ये बिजनेस जो एंटरप्राइज लिमिटेड में था, इसको पहले भी ऑनर ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड कंट्रोल कर रहे थे। अब ये मोबाइल डिवीजन टर्न अराउंड लिमिटेड के पास चला गया, तो इस मोबाइल डिवीजन को कौन कंट्रोल कर रहा है? टर्न अराउंड लिमिटेड कंपनी कंट्रोल कर रही है। और टर्न अराउंड कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑनर ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी इस मोबाइल वाले बिजनेस को अभी भी सेम बंदा कंट्रोल कर रहा है, जो कि ये कौन है? ऑनर ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड। तो इंडेस कहता है कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन हो गया। ये आपका कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन हो गया। इसमें यह माना जाएगा कि भाई साहब ये आपने सिर्फ एक अपने डिवीजन को उठा के सिर्फ दूसरी जगह ट्रांसफर किया है, तो आप यहां पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाओगे, ना कि आप जो है एक्विजिशन मेथड लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज का आपने ध्यान में रखना है कि आपका डीमर्जर, मर्जर, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, उसमें आपको ये चेक करना होगा कि आपका ये कॉमन कंट्रोल का तो नहीं आ रहा, कि जो आपका मोबाइल डिवीजन था उस पर पहले किसका कंट्रोल था? एक तरह से मेंबर्स ऑफ टर्न अराउंड लिमिटेड, और अभी भी उसके पास मोबाइल डिवीजन का कंट्रोल किसके पास है? मेंबर्स ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप ये कहोगे भाई साहब ये आपका कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है। और डीमर्जर के केस में आपका जो इंस्टीट्यूट है वो हमेशा यही मान के चलता है कि आपका कॉमन कंट्रोल का ही केस होगा। बात समझ में आती है? तो चलिए, हमने लगभग 1 घंटा लगाया। 1 घंटे में मैंने क्विकली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए। एक आध हो सकता है बाई चांस मुझसे मिस हो गया हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने 99% कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, और जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते वो सारा हमने देख लिया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।